हेलो एवरीवन। आई नो आप सब में से मैक्सिमम लोग ये फील कर रहे हो, अभी इस स्टेट में खुद को फील कर रहे हो, दैट इज अ लेजी पांडा। अब अगर आपको देख के कोई कहे कि आप बहुत ज्यादा नीट के मेहनती एस्पिरेंट्स हो, आप कहोगे हाँ हाँ भाई, नीट में बहुत मेहनत लगती है, 24 घंटे की मेहनत लगती है। पर अंदर ही अंदर हम सब जानते हैं कि ये जो नवंबर दिसंबर जनवरी तक का टाइम है, इट्स लाइक कि हम बिल्कुल अपने हाइबरनेशन फेज में होते हैं और हमें लगता है कि हम बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं नीट एस्पिरेंट होके। फाइन। और अगर कोई बोलेगा कि ये क्या कर रहे हो, तो तुम बोलोगे फ्यूचर की प्लानिंग, कि मई में अगर सेलेक्ट हो गया तो उसके बाद कॉलेज जाके क्या क्या करेंगे, है ना। कॉलेज जाके ये करना है, वो करना है। और ऐसी स्टेट में बने रहने के बावजूद हमें याद आता है कि अरे अरे, कल तो मैम अल्कोहल पढ़ा रही थी। अल्कोहल के कंसेप्ट भले ना याद आए, लेकिन ये जरूर याद आएगा एक इंटरेस्टिंग सवाल कि मैम अल्कोहल कभी एक्सपायर होती है क्या, या आज ही खरीद के रख लूं ताकि आगे मैं ब्लैक मार्केटिंग करके बेच पाऊंगा या आगे अपना फ्यूचर सिक्योर कर पाऊंगा। एनीवेज, अल्कोहल डू एक्सपायर्स, है ना। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था जो मुझसे एक स्टूडेंट ने पूछा कि अल्कोहल तो वैसे भी फर्मेंटेशन से बनती है, तो मैम एक काम करते हैं, बहुत पहले की अल्कोहल अगर हम खरीद के रख ले, जैसे बहुत पुरानी वाइन वगैरह बहुत महंगी मिलती है, तो हम ऐसे अगर अल्कोहल बचाना स्टार्ट कर दे, तो क्या वो एक्सपायर होगी क्या, या कभी भी पी सकते हैं। तो ऐसे बच्चों के इतने अफरातून आइडिया से मुझे समझ में आता है कि भाई केमिस्ट्री के कंसेप्ट को बच्चे कितना ज्यादा रिलेट कर पा रहे हैं, कितना ज्यादा फ्यूचर प्लानिंग चल रही है उनके दिलो दिमाग में। ऑल्दो अगर मैं बताऊं तो अभी आपको केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते ही समझ में आएगा कि अल्कोहल एक टाइम के बाद हम क्यों कहते हैं कि एक्सपायर हो जाती है, या फिर उसको कंज्यूम नहीं करना चाहिए। जो आपकी ये जो इंग्लिश जितने लोग बोलते हो, जैसे जो ब्रांडेड अल्कोहल्स आती हैं और एक जो होता है देसी ठर्रे जिसको बोले जाते हैं, उसमें फर्क क्या होता है, और क्यों एक्चुअली अल्कोहल पॉइजनिंग हो जाती है जब लोग मिथेनॉल को कंज्यूम करते हैं। ठीक है। इन सारे सवालों का जवाब आपको इस चैप्टर में मिल जाएगा। बट आई वॉन्ट यू कि आप ये वाली स्टेट से हट जाएं, सिर्फ प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग वाली स्टेट से हटके थोड़ा सा काम वाले मोड पे आ जाएं। उसके बाद आराम से चिल होके आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। फाइन। लेट्स स्टार्ट विद द कंसेप्ट। जैसे हम लोग कल पढ़ रहे थे व्हाट वी आर स्टडिंग। हम इससे पहले की क्लास में पढ़ रहे थे कि अल्कोहल की क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। आज हमें पढ़ना है कि अल्कोहल की क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अल्कोहल बेटा होता है ROH। ठीक है। तो यहाँ पे ना दो बॉन्ड टूटने की पॉसिबिलिटी है केमिकल रिएक्शन में। या तो ये OH के बीच का बॉन्ड टूट जाए, यानी H+ निकल जाए अल्कोहल से, जिसकी वजह से अल्कोहल एसिडिक काउंट होता है। और या तो ये R और O के बीच का बॉन्ड टूट जाए, ये R और O के बीच का बॉन्ड टूट जाए। ठीक है। तो दो पॉसिबिलिटी है मेरे पास। पहली केमिकल रिएक्शन जो OH बॉन्ड टूटने की वजह से आती है, पहले वो पढ़ते हैं, फिर हम लोग आगे की बातें करेंगे। जब OH बॉन्ड टूटता है, क्लीवेज होता है, तो उससे कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं और क्या क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं, लेट्स स्टडी दैट। जब भी OH बॉन्ड टूटेगा तो H हमेशा प्लस के फॉर्म में निकलेगा, O हमेशा माइनस बच जाएगा, RO माइनस बच जाएगा। क्यों? क्योंकि H जो है ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन नहीं छीन पाएगा, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का पेयर ऑक्सीजन पे रह जाएगा, H+ के फॉर्म में निकल जाएगा। यानी जितनी भी एसिडिक प्रॉपर्टीज हैं अल्कोहल की, वो इसलिए है क्योंकि H+ निकल रहा है, O नेगेटिव वहीं छूट जा रहा है। अब O नेगेटिव है तो डेफिनेट सी बात है इलेक्ट्रॉन भर भर के हैं, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। ठीक है। तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले, अगर आप मेटल से रिएक्शन कराओ, किसी भी अल्कोहल का मेटल से रिएक्शन करवा दो, मतलब सोडियम डाल दो, पोटेशियम डाल दो, या फिर आप एल्यूमिनियम डाल दो, ये एक गलती से लिखा रह गया, एल्यूमिनियम डाल दो, तो व्हाट विल हैपन कि हाइड्रोजन निकल जाएगा। जैसे एसिड रिएक्ट करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4 HNO3 कैसे रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोजन के इवोल्यूशन से रिएक्ट करते हैं, राइट। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी और उनका वो मेटल सॉल्ट बना देंगे। ठीक है। तो पहली रिएक्शन बड़ी सिंपल सी है जो हमें समझ में आ गई। दूसरी बात, दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि अगर आप मेटल हाइड्राइड्स को रिएक्ट कराओगे, मेटल हाइड्राइड्स का मतलब है कि अब सोडियम पोटेशियम नहीं, उसके साथ उनके हाइड्रोजन के सॉल्ट्स भी आने चाहिए। अगर आप मेटल हाइड्राइड को रिएक्ट कराओगे, फिर से वही होगा। ठीक है। फिर से यहाँ पे मेटल चिपकेगा और हाइड्रोजन गैस अब थोड़ी ज्यादा रिलीज होगी, क्योंकि एक हाइड्रोजन पहले से अल्कोहल से मिल रहा था और एक इनके पास खुद से है। ठीक है। और या तो आप किसी के अमीन से रिएक्ट करा रहे हो, तो फिर वही होगा, यहाँ की अमीन ग्रुप आएगा और यहाँ का हाइड्रोजन आके अमोनिया बना देगा, और फाइनली जो आपका अल्कोहल का सॉल्ट बनना है मेटल के साथ, वो तो बनेगा ही बनेगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अफलातून रिएक्शन आती है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की। कहीं पे भी ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट दिखे तो उसको बहुत अच्छे से याद कर लेना, बिकॉज ये रिएक्शंस पूछी जाती हैं एग्जाम में। अगर आप अल्कोहल को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करा दोगे, तो व्हाट विल हैपन, ये भी तो है मेटल ही ना, MgX क्या है, मेटल तो है ही। व्हाट विल हैपन, OH बॉन्ड टूटता है। सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है अल्कोहल को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराने में, कि जब OH बॉन्ड टूटता है तब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्ट करता है,
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्ट करेगा तो क्या होगा, RO ऐसे का ऐसा रह गया और MgX यहाँ आके चिपक जाएगा और साथ में बन जाएगा एक आपका हाइड्रोकार्बन। हमने पहले वाले लेक्चर में भी हैलोजन एल्केन में पढ़ाया था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत हाईली रिएक्टिव होता है और वो किसी भी सोर्स के प्रोटॉन के साथ रिएक्ट करने के लिए तैयार रहता है ताकि वो हाइड्रोकार्बन बना पाए। यहाँ पे प्रोटॉन कौन दे रहा है, अल्कोहल दे रहा है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या करेगा, तुरंत उसके साथ हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए, रिड्यूस होने के लिए रेडी बैठा है और अपने मेटालिक सॉल्ट को उसके आगे चिपका देगा। ठीक है, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू नीड टू नो। फाइन, ये हो गया हमारे कुछ केमिकल रिएक्शंस जो कि OH बॉन्ड के क्लीवेज को इन्वॉल्व कर रहे थे। तीसरा रिएक्शन कौन सा है, स्टेरिफिकेशन। ईस्टर क्या होता था बेटा, ईस्टर होता था RCOOR, यही आप यहाँ पे भी देख रहे हो, इसको आप RCOOR ऐसे लिख सकते हो, दैट इज कॉल्ड ईस्टर, जो कि स्वीट स्मेलिंग होते हैं। फाइन, क्या होता है, जब भी आप अल्कोहल को किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हो इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, अल्कोहल तो वैसे खुद भी एसिडिक होता है, तो वहां पे हमेशा ईस्टर बनता है। ठीक है, ईस्टर बनने के साथ साथ वाटर बन जाता है। अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड को ना रिएक्ट करा के उसके किसी सॉल्ट को रिएक्ट कराते हो, मतलब वहां पे आप हैलोजन लगा दो OH के बजाय, तब भी ईस्टर बनेगा, बस वाटर के बजाय क्या बन जाएगा, उसका हैलोजन का सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, ये सेम चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं कि किस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रोडक्ट्स और बाय प्रोडक्ट्स को अल्कोहल के साथ रिएक्ट कराओगे तो हमेशा ईस्टर बनेगा। मतलब एक लाइन में मैं आपको समझाऊं, इवन इफ यू ऐड अल्कोहल विद कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH COCl, मतलब कोई भी ग्रुप जो कार्बोक्सिलिक एटम कंटेन करता हो वो हमेशा आपको बनाएगा ईस्टर्स। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू नीड टू नो। ईथर कैसे बनता है, ईथर ऐसे बनता है कि अगर आप अल्कोहल को किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ या फिर हैलोजन के, मतलब कोई भी एसिड हो, वहां पे अगर आप इसको रिएक्शन करवाएंगे, OH बॉन्ड टूट जाएगा, R आके यहाँ पे चिपक जाएगा, तो हमेशा आपका ईथर बनेगा। तो दो चीजें, दो पॉइंट हमें क्या याद रखना है, पहली चीज, अल्कोहल विद कार्बोक्सिलिक एसिड ऑलवेज फॉर्म ईस्टर एंड ईस्टर कंपाउंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अल्कोहल विद एनी अदर एसिड और हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग चेन विल फॉर्म ईथर, विल फॉर्म ईथर। ईथर के फॉर्मेशन और ईथर की बातें हम लोग आगे इस चैप्टर में और डिटेल में करेंगे, वहां पर आपको ये चीजें बहुत बेटर तरीके से समझ में आएंगी। ठीक है, अब चौथी रिएक्शन क्या है, जब अल्कोहल इनऑर्गेनिक एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है, जैसे कि अल्कोहल जो है वो H2SO4 के साथ HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या करेगा, फिर से हाइड्रोजन हटाओ और इसकी जगह पे जो यहाँ पे सॉल्ट है उसको चिपकाओ। हाइड्रोजन हटेगा तो यहाँ से क्या मिलता है, OH मिलता है, जिसकी वजह से पानी बन जाता है। यहाँ पे भी OH मिलेगा तो इसकी वजह से पानी बनेगा और बाकी पूरा पूरा सॉल्ट हाइड्रोजन की जगह आकर चिपक जाएगा। सिंपल, इतनी आपको चीजें याद रहनी चाहिए। फाइन, अब ये बहुत सिंपल से रिएक्शन है, अल्कोहल में से H हटाना है, इन दोनों में से OH हटाना है और फाइनली जो बचे उसको अल्कोहल के O की जगह पे चिपका देना है। फाइन, दैट इज योर इनऑर्गेनिक एसिड्स। अब दूसरे तरीके की रिएक्शंस की बात करते हैं, जहां पे हम क्या करेंगे, अल्कोहल में हम CO बॉन्ड को तोड़ेंगे। अब हम OH बॉन्ड को नहीं तोड़ रहे, अब हम CO बॉन्ड को तोड़ेंगे। तो CO बॉन्ड को तोड़ेंगे तो फर्क क्या पड़ेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा। क्यों इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि O जहां रहेगा वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। जबकि जब हम OH को तोड़ते थे, OH को तोड़ते थे तो O के ऊपर नेगेटिव बच जाता था, तो ये बन जाता था न्यूक्लियोफाइल। जबकि यहाँ पे जब आप CO को तोड़ोगे तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, भाई जहां O रहेगा वहां वो अपना चार्ज लेके जाएगा, अगर O अपना नेगेटिव लेके चला गया तो कार्बन के ऊपर बचा पॉजिटिव, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अल्कोहल जो है वो दोनों की तरह एक्ट कर सकता है, समय आने पे न्यूक्लियोफाइल बन सकता है, समय आने पे इलेक्ट्रोफाइल बन सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिपेंडिंग अपॉन कि आप उसके कौन से बॉन्ड को तोड़ रहे हो। ठीक है, मुझे लगता है इंसानों की पर्सनालिटी भी ऐसे होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि कहाँ कौन सी चीज के लिए हमें हाँ बोलना है, कहाँ कौन सी चीज के लिए हमें ना बोलना है, बिकॉज जिनको ना बोलने की आदत नहीं रहती वो बहुत झेलते हैं। ओके फाइन, अब आगे बात करते हैं। सबसे पहले जहां पे हम देखेंगे कि CO बॉन्ड टूट रहा है, दैट इज किसी भी तरीके के आप अगर हैलोजन कंपाउंड के साथ उसका रिएक्शन करा देंगे। तो जैसे हमने बताया था कि हैलोजन में क्या करते हैं, हम पानी ऐड करते हैं तो क्या बन जाता था, अल्कोहल बन जाता था। हमने ये चीज पढ़ी थी कि सिंपल रिप्लेसमेंट है, हैलोजन को किससे रिप्लेस कर दो, OH से रिप्लेस कर दो। यही रिएक्शन अब उल्टा चल रहा है। यहाँ पे क्या करना है आपको, अल्कोहल को किसके साथ रिएक्ट करवाना है, किसी भी हैलोजन एसिड के साथ रिएक्ट कराना है, जिसके बाद वो बन जाएगा आपका हैलोजन कंपाउंड। सिंपल वही रिएक्शन है जो आप हैलो एल्केन में पढ़ चुके हो। इसीलिए मैं कहती हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ईजी है, शर्त यह है कि आपने ढंग से पढ़ी तो हो। अगर आपने ढंग से पढ़ी है तो आपको याद करना बहुत मुश्किल है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये सेम वही रिएक्शन है जो पिछले चैप्टर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे कि अल्कोहल्स को क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे हम यहाँ पे कि अल्कोहल को अगर हमें ये बनाना था, हैलोजन बनाना था, तो हम क्या करते थे, अल्कोहल को रिएक्ट करवा देते थे किसके साथ, हैलोजन के कंपाउंड के साथ। हैलोजन के कंपाउंड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये OH ग्रुप रिप्लेस होकर वहां पे X आ जाएगा।
ठीक है, दैट इज बेसिकली योर हैलोजन कंपाउंड्स जो कि अल्कोहल बनाने में काम आते हैं। ठीक है, अब आप अगर आप अल्कोहल को पीएक्स के साथ करवाओगे तो फिर से क्या होगा, हैलोजन इसको रिप्लेस कर देगा। फाइन, हैलोजन इनको रिप्लेस कर देगा। तो हो यहीं पर यही रहा है कि X को OH से रिप्लेस कराओ, सिंपल वही रिएक्शन जो हेलो एल्केन और हेलो एरीन में हो रही थी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई मैम। अब आगे बढ़ते हैं। ये फिर से वही काम हो रहा है, अल्कोहल पे अगर आप रेड फास्फोरस और X2 यानी हैलोजन डालोगे तो हैलो एल्केन बन जाएगा। वही काम अल्कोहल पे हैलो एल्केन बनाना है तो हैलोजन के कंपाउंड्स को रिएक्ट कराओ, फिर आप POCl3 के फॉर्म में कराओ, PCl5 के फॉर्म में कराओ, या फिर रेड फास्फोरस और X2 के फॉर्म में कराओ, दैट इज द सेम थिंग। फिर वही डार्जेंस प्रोडक्ट जहां पे क्या कर रहे हैं, हम अल्कोहल के ऊपर SOCl2 यानी पिरिडीन रिएक्ट करवा रहे हैं, जिसकी वजह से अल्कोहल किस में चेंज हो जा रहा है, हैलो एल्केन में चेंज हो जा रहा है, और साथ में SO2 गैस और HCl गैसियस फॉर्म में रिलीज हो रहा है। इसका अलग से नाम दिया गया है, दैट इज डार्जेंस प्रोडक्ट, जो कि ऑलरेडी हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं। ये थोड़ी इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, क्या ईस्टर बनाने की रिएक्शन है। कैसे ईस्टर बना रहे हैं, मैंने आपको पहले भी अभी पीछे बताया कि कभी भी अगर आप अल्कोहल को कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ हीट करोगे तो हमेशा आपके प्रोडक्ट में ईस्टर बनेगा ही बनेगा, वो आपको ध्यान में रखना है। तो ये ट्रिक है आपके लिए, टू डू ट्रिक क्या है आपके लिए, ये ट्रिक आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि whenever the alcohol is going to react with any kind of carboxylic acid or its byproduct, it is going to form esters and that is very very important। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अगर मैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, पोटेशियम के साथ और H3PO4 के साथ रिएक्शन करता हूँ, मतलब हर तरीके से तुम दम लगा रहे हो ताकि अल्कोहल डिहाइड्रेट कर जाए। भाई OH ग्रुप उसमें है, अगर वो एक हाइड्रोजन लेके निकल जाएगा तो क्या बनाएगा, वाटर। तो डिहाइड्रेशन की वजह से अल्कोहल के हमेशा एल्कीन बनता है। ये चीज हम लोग अल्कोहल के प्रिपरेशन में देख भी चुके हैं। वही उल्टा रिएक्शन चला दो, जैसे एल्कीन में तुम पानी ऐड करा के क्या बना दे रहे थे, या एसिड वगैरह ऐड करा के जिसमें पानी ज्यादा हो क्या बना रहे थे, अल्कोहल। अब उसको हीट कर दो या किसी तरीके से कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स के सामने डाल दो जो उसमें से पानी खींच के निकालने की कैपेसिटी रखें, तो जब पानी खींच के निकलेगा तो डबल बॉन्ड आएगा ही आएगा, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल में से OH ग्रुप भी जाएगा और H+ भी जाएगा। तो जिससे OH जाएगा वो अपना क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और जिससे H+ जाएगा वो नेगेटिव आ जाएगा, दोनों मिलकर एक बॉन्ड बना लेंगे और एल्कीन बना लेंगे। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर क्या है, ये वाली रिएक्शन मैंने तुम्हें पीछे भी समझाई थी। क्या है ये पीछे रिएक्शन, क्या थी ये पीछे रिएक्शन, जरा ध्यान दीजिएगा। अल्कोहल को आप जब भी ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमेशा वो एल्डिहाइड बनाएगा, और एल्डिहाइड को आप जब भी ऑक्सीडाइज करोगे वो हमेशा एसिड बनाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये चीजें आपको पता रहनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम या अल्कलाइन मीडियम, whereas K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, हमेशा ये लोग क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड तक डायरेक्टली, मतलब अगर तुम छोटे छोटे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे तो हर स्टेशन पे रुकता चलेगा, एल्डिहाइड बनाएगा, कीटोन बनाएगा, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। अगर तुम बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लोगे तो वो एक बार में यहाँ पे आपको उतार देगा, सिंपल। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हैं, जैसे K2Cr2O7 जिसके बारे में आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ना है, या KMnO4 जिसके बारे में आपको पढ़ना है, जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। डायरेक्टली इनके बीच का स्टॉपेज ये जानते ही नहीं है, इनका मतलब होता है हटाओ, जहां से तुम हमको दोगे हम पहुंचाएंगे हमेशा एंड प्रोडक्ट पे। फाइन, तो ये चीजें हैं। फिर आपका कुछ मीडियम या आप कह लो मतलब मॉडरेट लेवल के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, जैसे PCC या क्रोमियम के ऑक्सीडाइज्ड होते हैं, जो कि आपके अलग अलग कंपाउंड के साथ बने रहते हैं। वो आपका क्या करते हैं, वो छोटे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, तो वो अल्कोहल से आपको एल्डिहाइड तक लेके जाएंगे। तो आपको ये चीजें थोड़ी थोड़ी याद रहनी चाहिए। अब ये भैया घुमा फिरा के एम्स में मल्टीपल टाइम्स पूछते हैं, क्या करते हैं, अगर आप कॉपर को 573 केल्विन पे अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवाओगे तो हमेशा अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो एल्डिहाइड बनाएगा ऑक्सीडाइज होके, ऑक्सीडेशन का काम करता है कॉपर। तो अगर आप अल्कोहल ले रहे हो, प्राइमरी ले रहे हो, तो एल्डिहाइड बनाएगा। सेकेंडरी, सेकेंडरी का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे OH ग्रुप लगा हुआ है और इसके एक साइड कार्बन चेन, दूसरे साइड कार्बन चेन। अगर इसको ऑक्सीडाइज कराओगे यानी हाइड्रोजन निकालोगे तो हमेशा ये कीटोन बनाएगा। क्यों, क्योंकि जहां से हाइड्रोजन निकलता है वहीं डबल बॉन्ड आके चिपकता है। तो अब जहां ध्यान से देखो, दोनों साइड में आपके कार्बन के तो चेन है, तो जब दोनों साइड में कार्बन के चेन है तो ये हमेशा कीटोन बनेगा। और टर्शरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो ही नहीं सकता, क्योंकि देखो फिर से मैं समझा देती हूँ, एक बार हम इसको फिर से समझते हैं। कॉपर वाली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछी जाती है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपको ये समझ में आनी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्या समझाना चाह रही हूँ आपको, सपोज करो इस तरीके से ये प्राइमरी अल्कोहल है, अगर इसमें मैंने कॉपर का रिएक्शन कराया एट 573 केल्विन, तो व्हाट विल हैपन, यहाँ पे ये ऑक्सीडाइज होके क्या बना देगा, फॉर एन एग्जाम्पल ये बना देगा आपका, जैसे ये है, ये 3 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, और यहाँ पे OH है। जब ये OH निकलेगा यहाँ से तो अपने पास से एक हाइड्रोजन खींच लेगा, और जब ये हाइड्रोजन खींचेगा 2 हाइड्रोजन करके निकल जाएंगे, तो ये बनेगा C ऐसे करके।
ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड जिसको आप बोलते हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। या अगर आपको ये नहीं समझ में आया है तो चलो मैं दूसरा एग्जाम्पल लेके आपको समझा देती हूँ। कैसे समझाती हूँ फिर से देख लो। फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप ये ले लो CH3 CH2 OH, तो इसका रिएक्ट ये कैसे बना होगा? इसके पीछे एक तरफ CH3 लगा होगा, 2 H लगे होंगे, एक OH लगा होगा। अगर आप इसको रिएक्शन करा रहे हो कॉपर एट 573 केल्विन, अगर आप इसको रिएक्शन करा रहे हो तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, दोनों निकल जाएंगे। कॉपर का काम होता है भैया डबल बॉन्ड क्रिएट करो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका प्रोडक्ट, क्या बनेगा? प्रोडक्ट विल बी CH3 COH। देख रहे हो एल्डिहाइड बनेगा, बड़ी ध्यान से देख लो प्राइमरी अल्कोहल के साथ। ये प्राइमरी है क्योंकि जहां अल्कोहलिक ग्रुप है वो कार्बन अपने से सिर्फ एक कार्बन चेन से अटैच्ड है। ठीक है, तो एल्डिहाइड बन रहा है। ओके मैम, चलिए दूसरी रिएक्शन बताइए। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मान लो ये सेकेंडरी अल्कोहल होता, सपोज करो ये सेकेंडरी अल्कोहल होता, तो जब सेकेंडरी अल्कोहल को तुम किसके साथ रिएक्ट कराओगे? कॉपर के साथ एट 573 केल्विन, तो ये क्या करेगा? फिर से हाइड्रोजन निकालने की कोशिश करेगा। एक हाइड्रोजन यहां से निकालेगा, एक हाइड्रोजन यहां से निकालेगा, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH3 CH3 डबल बॉन्ड O। जरा ध्यान से देखो, दोनों साइड में जब तुम्हारे कार्बन के चेन आ गए, जहां से तुम्हारा O अटैच्ड है वो वाला कार्बन फर्दर दो कार्बन से अटैच्ड है, तभी तो सेकेंडरी था। तो सेकेंडरी वाला हमेशा बनाता है कीटोन। क्या बनाता है? कीटोन, क्योंकि सेकेंडरी वाले में दो कार्बन चेन ऑलरेडी अटैच्ड हैं, तो वो कभी टर्मिनल पे O आएगा ही नहीं, हमेशा O बीच में आएगा, और O बीच में आएगा तो कीटोन बनेगा। अब सेम रिएक्शन जरा मैं आपको करके बताती हूँ इन टर्शरी अल्कोहल। ये देखिए, ये मैं बना रही हूँ टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, अब अगर मैं इसको कॉपर के साथ रिएक्ट कराऊं एट 573 केल्विन, तो कॉपर कहेगा भैया इसमें तो एक ही हाइड्रोजन है, दूसरा तो निकल ही नहीं पा रहा। तो दूसरा जब निकल नहीं पा रहा है तो ये हमेशा क्या करेगा? ये ब्रेक करके बना देगा एल्कीन। क्यों एल्कीन बनाएगा? यहां से OH बॉन्ड निकालेगा, यहां से H निकालेगा, तो जब यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, समझ रहे हो? यहां से OH पूरा पूरा निकाल लेगा और यहां से H निकालेगा एक, तो यहां पे ये वाटर निकाल पाएगा, हाइड्रोजन नहीं। तो जब वाटर निकल जाएगा तो डबल बॉन्ड आ जाएगा एंड दैट इज नोन एज एल्कीन। सो आपको रिएक्शन मैकेनिज्म पता होना चाहिए कि डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स में ऐसा क्यों होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइमरी के साथ एल्डिहाइड बनाएगा, सेकेंडरी के साथ कीटोन बनाएगा, टर्शरी के साथ एल्कीन बनाएगा। ये रिएक्शंस ट्रिक के फॉर्म में आपको याद रहनी चाहिए, तभी आप रिएक्शन मैकेनिज्म सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अब बात करते हैं एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स की। एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स की बात करें अगर, तो सबसे ज्यादा एसिडिक होता है प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी। ये क्या बात कर रही हो दीदी, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। अच्छा, यहाँ पे समझने की कोशिश करो बच्चे। ये मान लो प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है, ये मान लो प्राइमरी अल्कोहल है, ये मानिए सेकेंडरी अल्कोहल है, ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल है, और ये मानिए आपका टर्शरी अल्कोहल है। ठीक है, ये वाला टर्शरी अल्कोहल है। एसिडिटी का मतलब होता है कि कितनी आसानी से H+ यहां से निकल जाए। ये तो मतलब होता है H+ यहां से निकल जाए तो एसिडिक हो गया। कितनी आसानी से H+ निकाल देगा, जितनी आसानी से O इससे इलेक्ट्रॉन छीन पाएगा उतनी आसानी से H+ निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन की कमी होगी O पे तब तो इलेक्ट्रॉन छीनेगा ना, O इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तब तो छीने। प्राइमरी अल्कोहल में जरा ध्यान देना बेटा, प्राइमरी अल्कोहल में जब H+ निकलेगा तो यहाँ पे O- बनेगा, जो कि स्टेबल है, क्योंकि इसको पीछे से इलेक्ट्रॉन कौन देगा धक्का? एक ही तरफ से चेन धक्का दे पा रही है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन तो वैसे ही इसके पास ज्यादा है, अगर तुम ज्यादा इलेक्ट्रॉन फेंकोगे तो रिपल्शन होने लगेगा पीछे से, तो ये चाहता है कि हम इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेंगे, पीछे से कोई मेरे को मत देना, वरना मैं फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा। तो इधर से तो एक ही देने वाला है, एक ही फ्रस्ट्रेट करने वाला है। सेकेंडरी में ध्यान दीजिए, O नेगेटिव जब बनेगा तो यहाँ पे दो दो साइड से इलेक्ट्रॉन फेंके जाएंगे इसके ऊपर कि लो लो हमसे इलेक्ट्रॉन ले लो, हमसे इलेक्ट्रॉन ले लो। वो कहेगा हम वैसे भी गरीब नहीं है, तुम्हें दिख नहीं रहा हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, तो हम इलेक्ट्रॉन बहुत लेके बैठे हैं, तुमको देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन दो साइड से है, इसलिए ये चाहेगा ऐसा है H तुम मत जाओ छोड़ के, तुम यहीं रहो, इन पागलों से तो अच्छा है कि तुम मेरे साथ चिपके रहो। ठीक, जब यहाँ पे O नेगेटिव बनेगा टर्शरी में, जैसे ये O नेगेटिव आएगा H+ के जाने की वजह से तीन तरफ से इलेक्ट्रॉन का चालू हो जाएगा, मेरा ले लो मेरा ले लो मेरा ले लो। वो कहेगा ऐसा है पागल मत बनो, हम ऑक्सीजन है, हमारे पास ऑलरेडी दो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और ऊपर से नेगेटिव चार्ज भी है, तो तुम अपना अपना मत फेंको, नहीं तो मेरे पास रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ये इन पागलों से बचने के लिए कि और इलेक्ट्रॉन ये लोग ना फेंके, वो H को अपने पास चिपकाए रहेगा। इसलिए जो जितना ज्यादा H को चिपकाए रहेगा वो उतना कम एसिडिक हो जाएगा। तो टर्शरी वाला सबसे कम एसिडिक होगा, फिर सेकेंडरी वाला, फिर प्राइमरी वाला। तो more the number of electron releasing groups, lesser will be the acidity of your alcohol। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, डिहाइड्रेशन में क्या होगा? अब आप बोलोगे मैम डिहाइड्रेशन में अलग क्या हो जाता है?
ठीक है बच्चे, लो डिहाइड्रेशन का मुझसे समझ लो क्या होगा। देखो, डिहाइड्रेशन में बात ये होती है ना कि डिहाइड्रेशन में हमको यहाँ से पानी निकालना होता है, मतलब OH के साथ एक H भी निकालना होता है, मुझे पानी निकालना है। तो जब OH निकालोगे तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना, कि जब RO बॉन्ड टूटता है तो हमेशा अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है। तो जो इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से निकला तो पॉजिटिव चार्ज, ये चाहेगा कि अरे यार पीछे वाला हमको थोड़ा सपोर्ट करे तो हमारा पॉजिटिव चार्ज कम हो जाए। यहाँ से OH निकला, यहाँ से H निकला, फिर इस पे पॉजिटिव चार्ज, इसको सपोर्ट करने के लिए दो लोग हैं, ये ज्यादा स्टेबल है। मतलब डिहाइड्रेशन के टाइम पे जो जितना स्टेबल कार्बोकैटायन बना पाएगा, क्योंकि O तो अब निकल गया ना अपने इलेक्ट्रॉन लेके, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो अब उसको जितने ज्यादा लोग दे पाओगे उतना ज्यादा वो स्टेबल बनेगा। तो एसिडिटी और डिहाइड्रेशन का ऑर्डर उल्टा चलता है। डिहाइड्रेशन में कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखी जाती है, एसिडिटी में क्या है, चूंकि बनता ही कार्बन आयन है तो उसमें उल्टी चलती हैं चीजें, जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, दैट विल बी दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप डिहाइड्रेट करोगे भी एल्कोहल्स को तो हमेशा सैटजेफ रूल लगाना है आपको। सैटजेफ रूल बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको लगाना है। हमने सैटजेफ रूल लास्ट टर्न पे भी बताया था कि जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा वो वाला एल्कीन मेजर प्रोडक्ट बनेगा। मोर सब्सटीट्यूटेड मतलब जो जितने ज्यादा कार्बोकैटायंस जो हैं, जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप से घिरे रहेंगे, सब्सटीट्यूटेड रहेंगे, वो वाला एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगा। दैट यू नीड टू कीप इट इन माइंड। अच्छा, नोट्स लेने की कोशिश मत करना, इसमें अपना कंसंट्रेशन मत खराब करना। ये सारे नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। यू कैन जस्ट ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, जहां पे आप डाउट्स पूछ सकते हो अपने क्लास से रिलेटेड या प्रिपरेशन से रिलेटेड, एज वेल एज यू कैन ज्वाइन अस ऑन इंस्टाग्राम एज वेल विद द नेम डॉक्टर तान्या सिंह, है ना। उसके सारी लिंक्स आपको मिल जाएंगी, आप चैनल पे जाके उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम आता है ल्यूकास टेस्ट। डिफरेंट डिफरेंट अल्कोहल्स को अलग अलग बनाने, मतलब अलग अलग पहचानने के लिए कि कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्शरी है। अब केमिकल जो है वो अलग अलग दिखते थोड़ी हैं, दिखते तो सब एक ही जैसे लिक्विड है, तो कैसे पहचाने कि किसमें प्राइमरी है, किसमें सेकेंडरी, किसमें टर्शरी। ल्यूकास रिएजेंट यूज करते हैं। व्हाट इज ल्यूकास रिएजेंट? कंसंट्रेटेड HCl विद एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। और एक बात ध्यान रखना कि तुम्हारे जो इस बार नीट के सिलेबस में चेंज आया है उसमें तुम्हारे में एक टॉपिक एडेड है, दैट इज क्वांटिटेटिव केमिस्ट्री, है ना, जिसमें टाइट्रेशन वगैरह है। तो ये वाले लैब की चीजें तुम्हारे लिए अब इंपॉर्टेंट हो गई हैं, तो पढ़ना जरूर। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल को अगर आप ल्यूकास रिएजेंट के साथ डालोगे तो कोई क्लाउडीनेस नहीं आती। क्यों? क्योंकि ये वाले जो होते हैं ना वो तुरंत पानी को खींच के निकालने की कोशिश करते हैं, तो जो जितना जल्दी डिहाइड्रेट करेगा वो उतना जल्दी क्लाउडीनेस देगा। वही सेम चीज डिहाइड्रेशन कौन पहले करता है? टर्शरी वाला। तो ल्यूकास रिएजेंट के साथ कौन पहले रिएक्ट करेगा? टर्शरी वाला। तो क्लाउडीनेस किसके साथ पहले आ जाएगी? टर्शरी वाले के साथ। इसी को कहते हैं इंटीग्रेशन अप्रोच, मतलब जो आप पढ़ रहे हो वो ऐसे समझते हुए चलो कि आगे की सारी चीजें आपको समझ में आए। सेकेंडरी वाला 5 मिनट बाद क्लाउडीनेस देगा, प्राइमरी वाला कहता है हमको डिहाइड्रेट होना ही नहीं है तो हम क्लाउडीनेस नहीं देंगे। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू नीड टू नो। कुछ क्वेश्चंस करते हैं। कुछ क्वेश्चंस जैसे कि सपोज करो ये एक एल्कीन है, ये एक एल्कीन है, अगर मैंने उसको B2H6 के साथ रिएक्ट कराया इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? बच्चे कहेंगे मैम स्टेबल कार्बोकैटायन बनाओ, आपने कहा था मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है। बेटा जरा ध्यान देना, इसके लास्ट वाले लेक्चर में हमने तुम्हें बहुत क्लियरली एक चीज और समझाई भी है। क्या समझाई है? जरा एक बार आपको फिर दिखा देते हैं, नहीं तो आप कहेंगे कि मैम कहाँ ही समझाई थी, मैम आपने चीटिंग कर दी। जरा ध्यान देना, जहां मैंने कहा था कि आपको B2H6 H2O2 के साथ आ जाए वहां पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का मतलब होता है वहां पे OH चिपकाओ जहां पे भीड़ भाड़ कम हो। ठीक है, जैसे मार्कोनिकॉफ क्या कहता है कि भैया जहां पे भीड़ भाड़ ज्यादा हो, जहां पे स्टेबल कार्बोकैटायन बने, वहां पे हम अपना चिपकाएंगे OH। मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ क्या कहता है? तुम्हारे उल्टा। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर C, क्योंकि अल्कोहल यहाँ पे बन रहा है भाई, एल्कीन के ऊपर ऐड करा रहे हो B2H6 को, तो अल्कोहल बनना है। अल्कोहल बनना है, एल्डिहाइड नहीं बनना है, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब मेरे पास बचे दो, तो हमें पता है कि एंटी मार्कोनिकॉफ लगेगा, तो हम इसमें जाएंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि एंटी मार्कोनिकॉफ कहता है कि हमेशा टर्मिनल एंड पे चिपकाओ, मेरे मेरे जो भी तुम लेके जा रहे हो उसको टर्मिनल एंड पे चिपकाओ। तो टर्मिनल एंड पे तो यही है ना। ये देख लो आप ट्रिक से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हो। ये क्वेश्चन देख के आधे लोग सोचेंगे पता नहीं क्या होगा, एक बोरॉन है, दो बोरॉन है, तो पक्का बोरॉन चिपक जाएगा, फिर ऐसा कंपाउंड बनेगा। बहुत सारी खिचड़ी बनाएंगे बच्चे। पहली बात तो समझो कि जब तुम बोरॉन को रिएक्ट करवाते हो पेरोक्साइड के प्रेजेंस में तो कभी भी एल्डिहाइड या बोरॉन के प्रोडक्ट बनते ही नहीं है, तो ऑप्शन डी ऑप्शन ए ऐसे ही गलत हो गया। दूसरे और बी और सी में आते हैं। बी वाले में तुम्हारा क्या बन रहा है? मार्कोनिकॉफ रूल लग रहा है, क्योंकि OH बीच में लग रहा है स्टेबल कार्बोकैटायन पे, ये तो होना नहीं है एंटी मार्कोनिकॉफ में, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। इसलिए आप इसको बिना रिएक्शन मैकेनिज्म सॉल्व किए सिर्फ दिमाग अप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वाइल रिड्यूसिंग एजेंट, ये कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट होगा जो कि डायरेक्टली एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर देगा? अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। मैंने आपको साफ साफ बताया था
सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो कि एल्डिहाइड को डायरेक्टली अल्कोहल में कन्वर्ट सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। एल्डिहाइड वाला स्टेप ये बाईपास कर गया, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होना चाहिए, दैट इज एल्यूमिनियम, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इस तरीके से आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस करने होते हैं। ये सारे क्वेश्चन कभी ना कभी आए हुए हैं जो मैं आपको करवा रही हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से कहानी और चैप्टर खत्म होता है अल्कोहल्स का। अच्छा मैम, थैंक यू, आपने अल्कोहल कंप्लीट करा दिया। लेकिन उस बच्चे का सवाल जो कि मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि बच्चे अपने मन की बात को पूछ पाते हैं टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम के थ्रू, कि क्या अल्कोहल एक्सपायर होता है क्या मैम? बिल्कुल होता है बेटा। कैसे होता है जरा अच्छे से बताते हैं आपको क्या होता है इसमें। देखो, जो मिथेनॉल होता है ना, वो होता है देसी ठर्रा। तो मैक्सिमम टाइम पे जो ये कंबशन की वजह से बनता है मिथेनॉल, और फर्मेंटेशन की वजह से, तो ये देसी शराब इतनी सस्ती इसलिए होती है क्योंकि फर्मेंटेशन के बाद ये लोग उसको प्योरीफाई नहीं करते। प्योरीफाई का क्या मतलब होता है? अल्कोहल को हम लोग एक फिल्टर से पास कराते हैं, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया या जो प्रोडक्ट्स उसको फर्मेंट कर रहे होते हैं वो फिल्टर के अंदर रह जाते हैं और साफ अल्कोहल बाहर आ जाती है। ठीक है, जिसमें कि मैक्सिमम आपका इथेनॉल होना चाहिए अगर आपका प्रॉपर फर्मेंटेशन हुआ है और प्रॉपर कंबशन हुआ है तो। लेकिन ये होता है आपका ब्रांडेड अल्कोहल कि इथेनॉल बाहर आ जाती है, और कुछ 2 to 3% इसके साथ बैक्टीरिया भी बाहर रहते हैं इनमें फिल्टर्स में। तो जिसका फिल्टर जितना महंगा होता है वो वाली ब्रांड की अल्कोहल उतनी महंगी हो जाती है। तो जो आप सुनते हो ना कि विस्की, वाइन, रम जो भी फर्मेंटेशन से बनता है वो जितना साल पुराना हो उतना ज्यादा महंगा होता है, वो महंगा इसलिए नहीं होता क्योंकि उसकी ब्रांड होती है। मेन बात ये है कि ये जो फिल्टर है, बार बार इसको फिल्टर करने का ये जो फिल्टर है, कि वो कितना मैक्सिमम बैक्टीरिया और ये सब निकाल सकता है, उसकी कॉस्ट बढ़ती जाती है। इसलिए जितना ज्यादा विस्की, ब्रांडी, रम वगैरह को प्रिजर्व किया जाता है वो उतनी महंगी होती जाती है, क्योंकि उसके प्रिजर्वेशन का कॉस्ट बढ़ जाता है, उसमें से बैक्टीरिया वायरसेस को निकालने का कॉस्ट बढ़ जाता है। ठीक है, अगर ये ना किया जाए, जैसे देसी वाले की बात करते हैं, मिथेनॉल की बात करते हैं, जो कि पहली बात तो इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से एक कार्बन का अल्कोहल बन गया है। ये बॉडी में क्या होता है, तुरंत ऑक्सीडाइज हो जाता है आपका फॉर्मेल्डिहाइड में। किसमें ऑक्सीडाइज हो जाता है? फॉर्मेल्डिहाइड में। और फॉर्मेल्डिहाइड से ये बना देगा आपका फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, अब फॉर्मिक एसिड इतना डेंजरस बाय प्रोडक्ट है जो कि आपकी रेटिना को डैमेज कर सकता है, तो आपको ब्लाइंडनेस क्रिएट करवा सकता है, आपके किडनी को डैमेज कर सकता है, आपको डेथ करवा सकता है। इसलिए जो लोग ये इसके अल्कोहल की पॉइजनिंग के साथ आते हैं या एक्सपायर्ड अल्कोहल पीने के बाद आते हैं, उनके बॉडी में तुरंत हमें इस स्टेप को रोकना होता है। तो आपको समझ में आएगा कि क्यों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्टेप्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि अल्कोहल ऑक्सीडाइज होने के बाद क्या बनाता है, एल्डिहाइड बनाता है। एल्डिहाइड क्या बनाता है? एसिड बनाता है। तो हमें क्या करना है, इन स्टेप्स को रोकना है। ठीक है, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू नीड टू नो। फाइन, अब इसी के साथ बात करते हैं फिनॉल्स की। फिनॉल का दूसरा नाम कार्बोलिक एसिड भी है। कार्बोलिक एसिड का जनरल फॉर्मूला क्या है भैया? बेंजीन रिंग है, उस पे एक OH एटम चिपका दो, एक हाइड्रोजन हटा के। ठीक है, तो C6H5OH। अब मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स किसको कहते हैं? जिसमें कि एक OH लगा हो। पॉलीहाइड्रिक इसको कहते हैं जिसमें कि एक से ज्यादा OH ग्रुप लगे हो। जैसे कि कैटेकॉल क्या होता है? जब आपके ऑर्थो पोजीशन पे ही दूसरा OH लग जाए। अगर मेटा पे लगेगा तो रिसोर्सिनॉल बोलते हैं, और अगर आपका पैरा पे लग जाएगा तो क्विनॉल बोलते हैं। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप जो मलेरिया में दवाई सुनते हो, कौन सी दवाई? हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। जो अभी कोविड-19 के टाइम पे इंडिया में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन बहुत यूज की जा रही थी पेशेंट्स में। और साथ में आपको अगर याद हो तो रशिया को भारत ने दिया भी था, है ना? ऐसे क्राइसिस के टाइम पे भारत ने सबसे ज्यादा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन बना के एक्सपोर्ट करवाया था तो रशिया को, जहां पे इन सब चीजों का इंसिडेंस थोड़ा सा ज्यादा है। तो दिस इज बेसिकली दिस वन, हाइड्रोक्सी क्विनोन, जिसको हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन्स वगैरह भी बोलते हैं थोड़े मॉडिफिकेशन के बाद। स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इस तरीके से यहाँ पे बेंजीन रिंग लगी रहती है। एक ऑक्सीजन एटम होता है जिससे कि 2 इलेक्ट्रॉन पेयर अटैच रहते हैं, और रिपल्शन की वजह से इनका जो एंगल होता है दैट इज 109 डिग्री, जो आपको याद रहना चाहिए। अब बात करते हैं प्रिपरेशन मेथड्स में। अब वैसे तो ये सवाल बच्चों के मन में आ सकता है कि मैम जैसे अल्कोहल पी सकते हैं वैसे फिनॉल भी पी सकते हैं क्या? तो बेटा ऐसा है, फिनॉल से ही बनता है फिनाइल के प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो जरा इमेजिन करो, फिनाइल ना वॉशरूम और टॉयलेट क्लीनिंग के काम आता है। ठीक है, तो अगर सच में आप अपनी बॉडी को इतना गंदा समझते हैं, इतना रफ्यूज समझते हैं, तो फिर तो बात ही नहीं है। वरना अगर आप पियेंगे फिनॉल तो उससे पॉइजनिंग होती है बहुत डेंजरस, जिसमें पूरा ईसोफेगस जल जाता है। फाइन, तो ऐसा ना हो कि कभी पैसे की कमी पड़े तो लोग सोचेंगे अरे हम केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, हम अल्कोहल की जगह फिनॉल पी लेंगे, होता तो दोनों में OH ही है। ऐसा नहीं करना है। ठीक है, जोक्स अपार्ट, आगे की बात करते हैं। प्रिपरेशन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से बना सकते हैं फिनॉल। कैसे बना सकते हैं? जैसे कि हमारा बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर SO3H यानी कि H2, जो आपका H2SO4 होता है ना, उसको रिएक्शन करा दो तो वहां पे ऊपर SO3H बन जाता है। ठीक है,
इसको मैं क्या करूंगी, पहले तो H को हटाऊंगी, सोडियम से रिप्लेस कराऊंगी। अब मुझे पता है कि सोडियम मेटल है, बड़ी आसानी से ये क्या करेगा, वॉश ऑफ हो जाएगा NaOH के प्रेजेंस में। NaOH के प्रेजेंस में मैं क्या करूंगी, पूरे पूरे सल्फर को वॉश ऑफ करा दूंगी SO2। ठीक। और ये जो Na है उसको तो मैं जब चाहूं तब हाइड्रोजन बना सकती हूँ। डाइल्यूट वाटर डाल दो या HCl डाल दो। डाइल्यूट का मतलब होता है पानी भर भर के है, तो OH माइनस आयन और H प्लस भर भर के है, तो Na हटाओ और H चिपकाओ। सो बेंजीन सल्फोनिक एसिड से इस तरीके से आप क्या बना लेते हैं, फिनॉल बना लेते हैं। ठीक है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट और एग्जामिनर्स का फेवरेट, डाइजोनियम सॉल्ट। मतलब जहां फिनॉल पे कुछ ना समझ पे आए, वहां पे जैसे ही ये रिएजेंट देखना, NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, और उसके बाद वार्म वाटर से हीट कर रहे हैं, समझ जाना डाइजोनियम सॉल्ट से बनाने वाले हैं ये फिनॉल। क्या करेंगे, ये जो एलीन है इसको ये लोग NaNO2 और HCl से रिएक्ट करवा के इसको डाइजोनियम क्लोराइड बनाएंगे, जो कि बड़ा अनस्टेबल है। कहता है मुझे बस इसमें से नाइट्रोजन निकालना है, कोई मौका दे दो। अब जैसे ही नाइट्रोजन निकलेगा तो आप दूसरा इसमें कहो अच्छा मैं पानी दे रहा हूं तुम वो चिपका लो, तो ये OH आयन बड़ी आसानी से अपने ऊपर चिपका लेता है। ठीक है। ये हाइड्रोजन भी अपने ऊपर बड़ी आसानी से चिपकाता है। तो अगर आपको याद हो तो आप जरा पीछे वाले लेक्चर में जाकर देखना, इसका बहुत डिटेल में हम लोगों ने बात की हुई थी। तीसरा तरीका होता है फ्रॉम फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का क्या मतलब है, बड़ा बड़ा नाम है तुमको डराने के लिए, है कुछ नहीं, ये भी है ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट ही। जरा ध्यान से देखो, RMgX, एक्स की जगह पे यहाँ पे Br है, Mg तो है ही है, और साथ में R की जगह पे बेंजीन रिंग है। तो ये बस भेस बदल के आया है, ये भी तुम्हारा ग्रिगनार्ड रिएजेंट ही। ठीक है। तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट से जैसे अल्कोहल बनाते थे, अल्कोहल के रिएक्शंस करवाते थे, वैसे ही जब तुम ग्रिगनार्ड रिएजेंट को ऑक्सीडाइज करोगे तो वो O आ जाएगा, बीच में चिपक जाएगा ऑक्सीजन। जब ये O चिपकेगा तो तुम पानी लगाओ और ये MgBr हटा लो। बात समझ में आ रही है? क्योंकि ग्रिगनार्ड रिएजेंट भी हाईली रिएक्टिव कंपाउंड होता है, उसको कहीं से भी बस हाइड्रोजन दे दो, वो MgBr या MgCl जो लेके आया है उसके साथ निकल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से फिनॉल बना सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इसका आपको दिमाग में एक चीज क्या बैठानी है कि मैम कहीं पे भी अगर Mg के साथ कोई सॉल्ट दिख जाए तो समझ जाओ ग्रिगनार्ड रिएजेंट वाली रिएक्शन है, दैट्स इट। ठीक है। ओके। अब इसके आगे की बात करते हैं। इसके आगे की बात करते हैं कैसे, कि जब किसी सैलिसिलिक एसिड, क्या होता है बेटा, सैलिसिलिक एसिड का मतलब होता है कि बेंजीन रिंग पे ऑर्थो पोजीशन पे फिनॉल के साथ साथ कोई ना कोई कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है। कार्बोक्सिलिक यानी COOH, या उसका कोई सॉल्ट दैट इज COONA। तो कोई भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है। तो व्हाट विल हैपन, जब आप इसको NaOH के साथ हीट करोगे तो यहाँ पे ना COO जो है वो सोडियम कार्बोनेट बना के निकल जाएगा। जब सोडियम कार्बोनेट बना के निकल जाएगा, ऊपर से H निकल जाएगा, यहाँ से COO निकल जाएगा, और Na जो है वो ऊपर आके चिपक जाएगा। जैसे ही सोडियम कार्बोनेट हटेगा, तो मैंने क्या बताया, कहीं से भी सोडियम चिपकाओ, ये तो मेटल है ना, इसको तो तुरंत पानी से रिप्लेस करा सकते हो। तो इस तरीके से आपका बनता है फिनॉल फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्योंकि इसी रिएक्शन से आपका PCM, जो आप PCM खाते हो ना, पैरासिटामोल, वो क्या है, बेसिकली सैलिसिलेट सॉल्ट्स हैं। तो यही है वो सैलिसिलिक एसिड जिससे कि आप फिनॉल तक पहुंच सकते हो। फाइन। इसी को उल्टा रिएक्शन में करा दोगे तो आप सैलिसिलिक एसिड बना सकते हो। सो दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू नीड टू नो। अब पांचवी रिएक्शन क्या है, हम हेलोएरीन से बना सकते हैं, जिसको हम लोग डाउज प्रोसेस कहते हैं। यहाँ पे क्या है कि हेलोएरीन है हमारे पास, हम NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था क्या होता है, OH आके इस पे चिपक जाएगा। OH जैसे ही चिपकेगा तो वहां पे सोडियम भर भर के है, तो सोडियम H का जगह ले लेगा, और फाइनली फिर आप थोड़ा सा पानी मिला दो ताकि सोडियम की जगह वापस से H ले ले। सिंपल। मतलब हो कुछ नहीं रहा, क्लोरीड को हटा के OH चिपकाया जा रहा है, लेकिन चूंकि यहाँ पे रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है क्लोराइड का, इसलिए यहाँ पे हमें इतना ज्यादा टेम्परेचर और इतना ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर देना पड़ रहा है। ये चीज हम लोगों ने हेलो एल्केन और हेलोअरीन में पढ़ रखी है, रिवाइज कर रहे हैं यहाँ पे, तो एक बार आप जाके वहां पे भी देख सकते हो। और फिर होते हैं क्यूमीन्स के साथ रिएक्शन। नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसलिए सुनने में अच्छा लगता है, इसलिए इस रिएक्शन को आपको याद भी रखना है, क्योंकि नाम जहां इंटरेस्टिंग होता है वहां ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वालों का दिल आ जाता है पेपर बनाते टाइम। ठीक है। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, बेंजीन रिंग के साथ आपका एक एल्काइल ग्रुप चिपका हुआ है, जिसको आप ऑक्सीडाइज करा रहे हो। ठीक है। किसके प्रेजेंस में, किसी ना किसी कीटोन के प्रेजेंस में। व्हाट विल हैपन, जैसे ही आप ऑक्सीडाइज कराओगे ना, तो यहाँ से H जो है वो प्लस के फॉर्म में निकल जाएगा, और यहाँ पे बचेगा माइनस आयन। और यहाँ पे ऑक्सीडाइज कराओगे तो O पे बचेगा माइनस आयन, C पे बचेगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये C वाला पॉजिटिव चार्ज जाके ना क्या करता है कि आपके H प्लस के साथ रिएक्ट करा देता है, और O वाला यहाँ पे अल्कोहल बना देता है। ठीक है। तो आपको ये चीज ऐसे ही एज इट इज याद रखनी है। फाइन। अब इसके आगे बढ़ते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं फिनॉल का। फिजिकल प्रॉपर्टीज फिनॉल का क्या होता है कि फिनॉल आर कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और लिक्विड, और फिनॉलिक ऑर्डर बड़ी कैरेक्टरिस्टिक होती है। जैसे अल्कोहल की ऑर्डर होती है ना बड़ी कैरेक्टरिस्टिक, वैसे ही फिनॉल की ऑर्डर बहुत कैरेक्टरिस्टिक होती है। ठीक है। आपको दूर से ही अगर आपने, मुझे नहीं पता अब आप लोगों ने, चूंकि कोविड वोविड का टाइम बहुत लोगों का 11-12 बीता होगा उसमें, हम लोग तो जब केमिस्ट्री लैब जाते थे तो फिनॉल की इतनी पंजेंट स्मेल होती थी कि हम लोग बता देते थे कि ये कंपाउंड पक्का फिनॉल ही है। ठीक है।
बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो फिनॉल का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अदर हाइड्रोकार्बन या हैलोअरीन्स। क्यों भैया? क्योंकि यहाँ पे देखो OH लग गया, OH लग गया तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पानी के साथ बड़ा अच्छे से कर पाएगा, या अपने जैसे दूसरे कंपाउंड से भी बड़े अच्छे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर पाएगा। तो जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहां बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ठीक है, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सॉलेबिलिटी भी इसी वजह से होती है क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है अल्कोहल्स की तरह पानी में, तो पानी में सॉलेबल होता है ना। लेकिन जितना बड़ा आपका अल्कोहल, जैसे अल्कोहल है CH3OH और यहाँ पे आपका ये है बेंजीन वाला OH है, फिनॉल है, ठीक है, कौन ज्यादा सॉलेबल होगा? ये वाला ज्यादा सॉलेबल होगा, नॉर्मल अल्कोहल। क्यों मैम? इसलिए क्योंकि जितना बड़ा एल्काइलिक ग्रुप रहेगा, जितना बड़ा एल्काइलिक ग्रुप रहेगा, वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड कौन आसानी से बनाएगा? OH तो दोनों के पास है, तो बनाएंगे तो दोनों, तो सॉलेबल दोनों होंगे, चाहे वो आपका नॉर्मल अल्कोहल हो या फिनॉल हो। लेकिन ज्यादा आसानी से ये बना पाएगा क्योंकि इसका साइज छोटा है, CH3OH का साइज छोटा है, तो ये पानी के साथ बड़े आसानी से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। जबकि फिनॉल का थोड़ा साइज बड़ा है बेंजीन रिंग की वजह से, इसलिए वो उतना अच्छे से नहीं बनाएगा जितने अच्छे से अल्कोहल्स बनाते हैं। तो दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन AR कि कौन ज्यादा सॉल्युबल होता है, नॉर्मल स्ट्रेट चेन अल्कोहल या बेंजीन वाले अल्कोहल। तो आपको ध्यान रखना है कि स्ट्रेट चेन अल्कोहल क्यों, क्योंकि वो ज्यादा अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, ठीक है, साइज उनका छोटा होता है इसलिए। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। एसिडिक नेचर क्यों है, मैंने आपको फिर से बताया है, जैसे ही O इसको हटाएगा तो एसिडिक नेचर तो आ ही जाएगा, जैसे ही H+ निकलने लगेगा। तो फिनॉल मोर एसिडिक देन अल्कोहल। अब ये ज्यादा एसिडिक क्यों है नॉर्मल अल्कोहल से, जरा एक बार देखते हैं। यहाँ पे H+ जाएगा तो इस तरीके का आयन बनेगा, और यहाँ पे H+ जाएगा तो इस तरीके का आयन बनेगा। O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, पीछे से उसको C कह रहा है कि और मेरा भी इलेक्ट्रॉन तुम ही संभालो, तो O बौखला जाएगा, कहेगा ऐसा है, इतना नहीं संभाल पाएंगे हम। लेकिन O के ऊपर यहाँ नेगेटिव चार्ज है, बगल में बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग का मतलब होता है चाहे जितना इलेक्ट्रॉन दे दो वो अपने अंदर घुमा के सब कुछ स्टेबल कर देगा। ठीक है, तो ये रेजोनेंस में आने की वजह से जो है ना एसिडिक कैरेक्टर फिनॉल का बढ़ जाता है। तो इसके 2-3 पॉइंट दिए हुए AR में जो हम आप क्लियरली आपको समझाते हैं, जैसे कि फिनॉल का जो हाइड्रोक्सिल, और दूसरी बात ये भी है, कैसे, दूसरी बात क्या है फिर से एक बार समझ लेते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस, है ना, लेट्स अंडरस्टैंड दिस इन डिटेल। अगर आपसे पूछा जाए कौन ज्यादा एसिडिक है, ये ज्यादा एसिडिक है या ये ज्यादा एसिडिक है, तो आंसर मैंने आपको बता दिया कि फिनॉल ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू नॉर्मल अल्कोहल। क्यों मैम? इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो OH, यहाँ से जब H+ निकलेगा तो O- आयन आएगा, तो जो O- आयन यहाँ पे आएगा वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस वन। क्यों मैम? क्योंकि ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे ये रेजोनेंस में चला जाएगा बेंजीन रिंग के अंदर, तो बेंजीन रिंग का काम होता है अपने अंदर सब कुछ समा लेना, चाहे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ही क्यों ना हो। तो रेजोनेंस की वजह से इसकी स्टेबिलिटी जो है वो आपके दूसरे वाले आयन से ज्यादा होगी, तो इसलिए ये आसानी से H+ देने की कैपेसिटी रखेगा। दूसरी चीज, अगर आप बात करो तो यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है जो OH के साथ अटैच्ड है, ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, क्योंकि ये 4 बॉन्ड बना रहा है, 3 H के साथ, एक OH के साथ। यहाँ वाला जो कार्बन है जो OH के साथ अटैच्ड है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कितने बॉन्ड है, एक ये, एक ये, एक ये और एक डबल बॉन्ड है, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। दैट्स व्हाई आसानी से ये अपने ऊपर O नेगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन को खींचने की कैपेसिटी रखता है, जो कि आपका नॉर्मल अल्कोहल नहीं रखता। So it is a very very important point that you need to keep it in mind before solving the questions. यही चीज हमने यहाँ पे समझाई है कि वो sp2 हाइब्रिडाइज वाला ना इलेक्ट्रॉन इसके साथ खींच सकता है, तो पोलैरिटी बढ़ जाती है OH बॉन्ड की, तो आसानी से H+ निकल जाता है। ठीक है, और दूसरा उनकी स्टेबिलिटी हाई रेजोनेंस की वजह से। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू नीड टू नो। अब गोल्डन पॉइंट दैट यू नीड टू नो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर आपके बेंजीन रिंग के साथ लगे हैं तो फिनॉल की एसिडिटी बढ़ जाएगी एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन गिविंग ग्रुप्स। क्या मतलब है मैम? देखिए समझिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 और 2 में से ज्यादा एसिडिक कौन है, तो आप बोलोगे मैम 1 इज मोर एसिडिक देन 2। मैं रीजन पूछूंगी क्यों, क्योंकि मुझे पता है आप लोग स्मार्ट बच्चे हो तो आप मेरी बात समझ जाओगे। जरा ध्यान से देखो बेटा, है दोनों फिनॉल ही, ये भी फिनॉल है, ये भी फिनॉल है। फर्क ये है कि फिनॉल में यहाँ पैरा पोजीशन पे CH3 लगा है, जो कि इलेक्ट्रॉन गिविंग ग्रुप है। वो कहता है कि भैया हमसे नहीं संभलेगा, तुम हमसे ले लो ताकि बेंजीन रिंग के अंदर और रेजोनेंस बढ़ जाए। और NO2 कहेगा ऐसा है, हम इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, हमको तुम बेंजीन रिंग वाला भी दे दोगे तो हम स्टेबल हैं। ठीक है, तो भैया जो जितना ज्यादा O नेगेटिव को स्टेबल कर पाएगा वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा। O नेगेटिव क्या चाहता है कि उसका इलेक्ट्रॉन नीचे वाले ले लें, क्योंकि ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी 2 लोन पेयर है, तो वो चाहेगा कि हमारे पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन की भीड़ भाड़ ना हो, तो मेरा वाला तुम लोग ले लो। तो बेंजीन रिंग के साथ अगर कोई सपोर्टिव लगा होगा जो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ, उतने आसानी से ये H+ निकाल देगा। यहाँ पे बेंजीन रिंग तो सपोर्टिव है,
लेकिन इसके नीचे वाला कहेगा हम ले नहीं पाएंगे, हमसे तुम ले लो, हम ले नहीं पाएंगे, हमसे तुम ले लो। तो ये वाला OH उतना एसिडिक नहीं बचेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक पॉइंट है जो आपको क्वेश्चंस में अप्लाई करना है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इन दोनों में से कौन सा एसिडिक है, तो आपको आंसर करना आना पड़ेगा। फाइन, ओके। तो अब आते हैं टेस्ट फॉर फिनॉल। जैसे हमने अल्कोहल के लिए कौन सा टेस्ट किया था, ल्यूकास टेस्ट किया था, जिसमें कि टर्शरी वाला तुरंत क्लाउडीनेस दे देता था, आसानी से डिहाइड्रेट हो जाएगा कार्बोकेटाइन बना के। सेकेंडरी वाला 5 मिनट के बाद देता था और प्राइमरी वाला देता ही नहीं था। यहाँ पे क्या है, टेस्ट फॉर फिनॉल में 2 टेस्ट है। अगर आप फेरिक क्लोराइड मिलाओगे फिनॉल के साथ तो एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जिसका आपको फॉर्मूला याद रखना बिल्कुल जरूरी नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए कि फेरिक क्लोराइड के साथ अगर आप फिनॉल मिलाओगे तो वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनेगा। अगर आप ब्रोमीन वाटर मिला दोगे आपका फिनॉल में तो हमेशा व्हाइट कलर की एक पीपीटी बनती है, क्योंकि 3 जगह जाके उसमें ब्रोमीन अटैक करके चिपक जाता है। ठीक है, तो ये दोनों टेस्ट आपको पता होने चाहिए। अल्कोहल के लिए ल्यूकास, फिनॉल के लिए फेरिक क्लोराइड एंड ब्रोमीन वाटर। फेरिक क्लोराइड के साथ वॉयलेट कलर कॉम्प्लेक्स और ब्रोमीन वाटर के साथ व्हाइट पीपीटी। ठीक है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, मैं ये बता दूं कि जितने रिएक्शंस मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, इससे ज्यादा आपके ना बोर्ड्स में आएंगे ना नीट में आएंगे। लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, इससे ज्यादा ना आपके बोर्ड्स में आएंगे ना आपके नीट में आएंगे, और आप इतने पे ट्रस्ट कर सकते हो कि इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आने वाला। और ये नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आपसे सिर्फ इतना वो है कि आप इन चीजों को समझो, पढ़ो एंड स्टे कनेक्टेड, सो दैट टुगेदर वी कैन ब्रिंग अ पॉजिटिव थिंग आउट ऑफ द लेक्चर्स। फाइन, अब आगे की बात करते हैं। फिनॉल के टेस्ट हो गए, अब इधर आते हैं हम लोग। पहले अगर आप फिनॉल के रिएक्शंस देखें तो फिनॉल को अगर आप H2SO4 के साथ रिएक्ट कराएंगे एट 373 केल्विन, तो यहाँ पे ये बन जाएगा, फिनॉल के ऊपर SO3H चिपक जाएगा। कुछ नहीं भैया, यहाँ पे H प्लस बनेगा, SO3H माइनस बनेगा, जो माइनस वाला बनेगा वो पैरा पोजिशन पे जाके एक्ट कर देगा, तो यहाँ से ये कंपाउंड्स बनते हैं। ठीक है, फिनॉल को अगर आप सोडियम या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे, फिर से वही बात कि यहाँ पे क्या होगा, H हटा के Na चिपक जाएगा। और अगर आपको इसका उल्टा कराना होता है, फिनॉल बनाना होता है, तो हम क्या करते हैं, NaOH लगा देते हैं, तो क्या बनता है, Na को H रिप्लेस कर देता है, जो हम लोग पीछे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो अलग से है, कि फिनॉल को अगर आपको ऑक्सीडाइज कराना है तो भैया बेंजीन रिंग को ऑक्सीडाइज कराना बड़ा मुश्किल काम है, कि वो इन सब सारे बॉन्ड्स को तोड़ के सिर्फ डबल बॉन्ड बनाए। तो उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, जैसे हम लोग वहां पे यूज कर रहे थे K2Cr2O7, वैसे ही इस अल्कोहल को मुझे क्या करना है, कीटोन में चेंज करना है। तो कीटोन में कैसे चेंज होगा, हम Na2Cr2O7 को स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में डाल देंगे, तो ये बना देगा बेंजोक्विनोन, दैट इज अ क्लोज्ड रिंग कीटोन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू नीड टू नो। ठीक है, फिर नीचे आते हैं कोल बेस रिएक्शन। कोल बेस रिएक्शन क्या है, जब हमको फिनॉल के ऊपर COOH चिपकाना हो, ये वन और डिफरेंट फॉर्म पूछा जाता है रिएक्शन मैकेनिज्म में। अब भाई आपको मैं क्वेश्चंस कराऊंगी तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से पूछा जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, फिनॉल को हम क्या करते हैं, NaOH के साथ लगाएंगे तो क्या होगा, मैंने बार बार बताया, फिनॉल को जब भी NaOH दोगे तो वो H हटा के Na चिपका लेगा अपने ऊपर। Na बहुत बढ़िया मेटल होता है, वो आसानी से हट के कुछ भी चिपकाने को तैयार होता है। तो जैसे ही आप CO2 दोगे इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम, तो CO2 यहाँ पे चिपक जाएगा, और फाइनली जो H प्लस है वो Na को भी रिप्लेस कर देगा और COO के साथ भी चिपक जाएगा। So this reaction is given a special name which is known as coal base reaction. Very very important point that you need to know. कि कभी भी फिनॉल के ऊपर अगर आपको कार्बोक्सिलिक एटम चिपकाना है तो आप क्या करो, CO2 को दे दो इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। ठीक है, अब आते हैं पांचवी रिएक्शन क्या है, अगर मुझे फिनॉल को रिड्यूस करना है, फिनॉल को रिड्यूस करना है तो क्या, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल एट 533 केल्विन पे ये बेंजीन रिंग को रिड्यूस कर देता है और साइक्लोहेक्सेन बना देता है। ठीक है, ये थोड़ी स्पेशल रिएक्शन है, क्योंकि बेंजीन को रिड्यूस करना इतना आसानी का काम है नहीं जितना आपको दिख रहा है, इसीलिए टेम्परेचर इतना ज्यादा लग जा रहा है। ठीक है, ओके फाइन। ये आता है तुम्हारा फ्रीमेंट रायमंड टीमन रिएक्शन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि आपका सैलिसिल्डिहाइड प्रोड्यूस करने के काम आता है, और इसी से एक्चुअली आपका आगे जाके वो बनता है, दैट इज पैरासिटामोल। तो रीमन टीमन रिएक्शन बहुत पूछा जाता है। रीमन टीमन रिएक्शन स्टेप वाइज करके तुमसे एक्स वाई लिख के पूछ लेंगे। क्या करेंगे, फिनॉल को सबसे पहले तुम क्लोरोफॉर्म और एक्वस NaOH में रिएक्ट करवाओ एट अ टेम्परेचर ऑफ 340 केल्विन। तो होगा क्या, मैंने क्या बताया आपको, जहां आपको Na वाला ऑप्शन दिखे, NaOH वाला, वहां हाइड्रोजन हटा के Na चिपकाओ, और साथ में यहाँ पे CH3O है तो यहाँ पे एक एल्डिहाइड ग्रुप चिपका दो। फिर जब आप इसको पानी डालोगे तो क्या होगा, Na हट के वापस से H में बदल जाएगा और आपका एल्डिहाइड ग्रुप नीचे चिपका रह जाएगा। तो कभी भी अगर आपको यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप चिपकाना है तो CO2 से रिएक्ट करवाओ, जिसको बोलते हैं कोल बेस रिएक्शन, और अगर आपको एल्डिहाइड ग्रुप चिपकाना है तो क्लोरोफॉर्म विद NaOH एट अ टेम्परेचर ऑफ 340 केल्विन रिएक्ट कराओ, जिसको बोलते हैं रीमन टीमन रिएक्शन, जो कि फिनॉल के साथ एल्डिहाइड बनाने का, ग्रुप चिपकाने का काम करेगा। तो हमने दो पढ़ा, कोल बेस इज फॉर
कार्बोक्सिलिक एसिड, कोल बेस कार्बोक्सिलिक, ठीक है। रीमेन टीमेन बड़ा नाम है, छोटा काम है, एल्डिहाइड के ऊपर चिपकाना है, ठीक है। ओके, अगर ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है कि अगर आप फिनॉल को कभी जिंक के साथ हीट करते हो ना तो हमेशा OH वाले ग्रुप को ये डिहाइड्रेट करवा देता है, तो वो बेंजीन रिंग बना देगा। तो कुछ चुनिंदा रिएक्शंस होते हैं जो कि फिनॉल को बेंजीन रिंग कन्वर्ट करने का काम करते हैं, जिसमें से एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, दैट इज ZN, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया फिनॉल को अगर ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कराओगे तो ब्रोमीन वाटर बन जाता है, दैट इज व्हाइट PPT, जो कि हमने टेस्ट फॉर फिनॉल में अभी अभी पढ़ा है ना। लेकिन अगर आप ब्रोमीन को CS2 में रिएक्ट करवाओगे, CS2 का मतलब है कि इतना ज्यादा ब्रोमीन नहीं मिलेगा आपको उस मीडियम में, इतना ज्यादा ब्रोमीन का ब्रेकेज नहीं होता है, तो वहां पे आपको दो ही तरीके के प्रोडक्ट मिलेंगे, एक तो पैरा प्रोडक्ट मिलेगा, एक ऑर्थो प्रोडक्ट मिलेगा। और लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कि हमेशा कभी भी अगर ऑर्थो और पैरा में डिफरेंस हो तो पैरा वाला ज्यादा स्टेबल रहता है एज कंपेयर टू दी ऑर्थो। भाई सिमेट्री है ना इसमें, एकदम बढ़िया स्टेबल बॉन्ड बनता है, तो इसलिए ये ज्यादा स्टेबल है। ऑर्थो में क्या है, दो बड़े बड़े ग्रुप आसपास लगे हुए हैं, दोनों के इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे के साथ रिपल्शन करेंगे, तो वो इतना स्टेबल नहीं रहता जितना कि पैरा वाले प्रोडक्ट स्टेबल रहते हैं। सो दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू नीड टू कीप इट इन माइंड, ठीक है। अब कुछ रिएक्शंस ये आखिरी हैं जो फिनॉल्स के आपको पढ़ने हैं, जैसे कि 9th रिएक्शन क्या है, फिनॉल के ऊपर अगर आपने डाइल्यूट HNO3 का रिएक्शन करा दिया तो जैसे ब्रोमीन वाटर बौखला के रिएक्शन कर रहा था वैसे ये भी करता है, NO2 चिपकाएगा ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे दिल मैम ने क्यों बना रखा है, क्योंकि ये इकलौता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन है जहां पे ऑर्थो वाला प्रोडक्ट मेजर बनता है, पैरा वाला माइनर बनता है। बच्चे कहेंगे मैम ये क्या दोगलापंथी वाली बात है, अभी तो आपने पीछे बताया कि पैरा वाले में स्टेबिलिटी ज्यादा होती है तो वो ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है, तो इसलिए उसका मेजर बनना चाहिए। ऑर्थो वाले में यहाँ पे क्या होता है, आपका बहुत ज्यादा रिपल्शन होने लगेगा, रिपल्शन होगा तो कैसे स्टेबल हो गया। मैम आप नशे में बात कर रही हो, कहीं आपने भी तो थोड़ा थोड़ा अल्कोहल ट्राई नहीं कर रखा है? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, जरा ध्यान से समझिएगा कि ऐसा यहाँ पे क्यों होता है। बच्चे NO2 और OH दोनों ही हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं और H जो है यहाँ के N के साथ या O के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखता है, इसलिए ये मेजर प्रोडक्ट बन जाता है। यहाँ पे सिमेट्री है, आई एग्री, जैसे कि मैक्सिमम कंपाउंड्स में पैरा पोजीशन पे सिमेट्री होती है, इसलिए पैरा वाला हमेशा मेजर प्रोडक्ट रहता है, ये लाइन आपको हमेशा याद रखनी है। लेकिन NO2 इकलौता है जो कि OH के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, O और हाइड्रोजन इसका, दैट्स वाई इसका ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर हो जाता है, ना कि पैरा प्रोडक्ट मेजर होगा, ठीक है। तो ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑर्थो प्रोडक्ट जो कि मेजर में बन रहा है, पैरा प्रोडक्ट जो कि माइनर में बन रहा है, ठीक है। तो ये आपको AR यहाँ से याद रहना चाहिए क्योंकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले एग्जामिनर्स के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट हो जाता है। फाइन, 10th रिएक्शन क्या है, अगर आप इसको कॉन्सेंट्रेटेड NO2 में डाल दोगे HNO3 में, जैसे मैंने कहा था अगर एक लिमिटेड डालोगे डाइल्यूट वाला तो बस एक चिपका पाओगे, कॉन्सेंट्रेटेड जैसे ब्रोमीन वाटर भर भर के ब्रोमीन निकल रहा था वैसे यहाँ पे भर भर के NO2 निकलेगा और 3 पोजीशन पे जाके अटैक कर देगा। इसको हम लोग बोलते हैं पिक्रिक एसिड, क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 11th रिएक्शन क्या है, फिनॉल को अगर मैंने वही फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कि आपने क्या किया कि CH3Cl के साथ एनहाइड्रस AlCl3 डाला तो जो भी फिनॉल का कंपाउंड है वहां पे 2 Cl3 चिपक जाएंगे, एक ऑर्थो पे एक पैरा पे, और मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी, पैरा वाला मेजर होता है, तो यहाँ पे भी पैरा वाला मेजर ही है नॉर्मली, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं क्रिसॉल, जब फिनॉल के ऊपर एक CH3 चिपक जाए दैट इज कॉल्ड क्रिसॉल, और ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। फाइन, दिस इज द एंड ऑफ योर फिनॉल्स। अब आते हैं ईथर पे। ईथर पे ज्यादा कुछ नहीं है, सिलेक्टेड पॉइंट्स पढ़ने हैं, सिलेक्टेड पॉइंट्स के सिलेक्टेड क्वेश्चंस करने हैं, एक आध रिएक्शन मैकेनिज्म बड़े इंपॉर्टेंट से हैं, एंड फाइनली आपको क्वेश्चंस करने हैं। अब मुझे पता है बच्चों कि फिर से पांडा मोड आ चुका है आपका, मैम कितना पढ़ाओगी, आज रहने दो ना। नहीं, यहाँ पर क्या होगा कि हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीटली ऐसे ही कवर कर लेंगे, उसके बाद जब हम पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर कर चुके होंगे तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाकर अपने रिक्वेस्टेड चैप्टर्स डाल सकते हो कि किसमें आपको दिक्कत है, तो मैं उसको आपको पढ़ा दूंगी। वरना आप ये भी देख सकते हो कि वहां पे जो हम क्वेश्चंस डालते हैं या जो नोट्स डालते हैं वो भी आप अवेल कर सकते हो। फाइन, ओके, सो बात करते हैं, और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है कुछ भी है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, अपने रिव्यूज इस लेक्चर के बारे में कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हो, और साथ ही साथ में आप जो भी टॉपिक सजेस्ट करते हो कि मैम हमें ये दिक्कत हो रही है, फॉर एन एग्जांपल जैसे कुछ बच्चों का रिक्वेस्ट है कि हमने जीरो से प्रिपरेशन स्टार्ट की है, अभी 2-3 महीने में कैसे पढ़ाई करनी, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो बच्चों ने बड़े रिक्वेस्ट किए हैं, उस पर हम आगे चल के वीडियो बनाने वाले हैं। फाइन, अब हम बात करते हैं ईथर्स के बारे में। ईथर्स क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझ लो, ईथर में होता है ROR और ईस्टर में होता है RCOOR। ये दोनों डिफरेंस आपको बहुत क्लियरली पता होने चाहिए। ईस्टर इज आपका अल्कोहल विद कार्बोक्सिलिक एसिड और ईथर इज बेसिकली ROR, ठीक है। ROR में RR सेम भी हो सकता है, RR डिफरेंट भी हो सकता है।
फिर वही ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर, इसकी वजह से इनके जो एंगल है रिपल्शन की वजह से वो कितना आ जाता है 111.7 डिग्री, जो आपको पता होना चाहिए टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट होता है। 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर तो टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट हो गया। जनरल फॉर्मूला क्या है CnH2n+2O। ये आपको अल्कोहल की तरह दिखेगा क्योंकि अल्कोहल में भी जैसे मान लो हम अल्कोहल की बात कर रहे हैं तो CH3 CH2 OH, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ CH3 OCH3। एक बात बताओ जरा इन दोनों का फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैम 2 कार्बन है और आपके 7 जो है, सॉरी 6 जो है हाइड्रोजन है दोनों जगह, और एक एक ऑक्सीजन है। मैम फॉर्मूला तो बिल्कुल सेम आ रहा है। फॉर्मूला सेम है इसीलिए तो इनको हम कहते हैं फंक्शनल आइसोमर, क्योंकि ये अल्कोहल है और ये ईथर है। अब आपको समझ में आया ईथर और अल्कोहल फंक्शनल आइसोमर क्यों होते हैं? फॉर्मूला भले दोनों का सेम हो लेकिन इसका फंक्शनल ग्रुप आपका अल्कोहल का है और यहाँ पे ईथर वाला है। That's why alcohol and ethers are functional group that you need to know. Functional isomers, ठीक है? आगे बात करते हैं। अब बनाते कैसे कैसे हैं ईथर? तो भैया अल्कोहल का फंक्शनल आइसोमर है तो एक काम करो, 2 अल्कोहल का ग्रुप ले लो जिसमें से आपका पानी निकाल दो और दोनों अल्कोहल को चिपका दो। कैसे मैम? देखिए जरा, ROH ROH। मैं क्या करूं, इसमें से पानी निकाल दो तो क्या बच जाएगा ROR। एग्जैक्टली वही चीज तो की गई है। स्ट्रॉन्ग एसिड के मीडियम में हमने पानी निकाल दिया 2 अल्कोहल के बीच में तो दोनों अल्कोहल आपस में चिपक के क्या बना देते हैं? ईथर बना देते हैं। ठीक है, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर दूसरा क्या है मैम, बड़ा फेमस सा रिएक्शन है, बड़ा पूछा जाता है, विलियमसन सिंथेसिस, जिसका मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके में आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन डेप्थ में पूछा जाता है। वो डेप्थ में क्या ट्रिक लगती है अभी हम आपको बता देते हैं। एल्काइल हैलाइड से भी आप लोग ईथर बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? ये हम लोगों ने विलियमसन सिंथेसिस आपका हेलो एल्केन्स में भी कवर किया है। एल्काइल हैलाइड को अगर मैं इस सॉल्ट के साथ रिएक्ट करवा दूं, ठीक है, अल्कोहल के सोडियम सॉल्ट के साथ रिएक्ट करवा दूं, तो अल्कोहल में क्या कमी थी? ROH था ना, मुझे H हटा के सिर्फ एक R ग्रुप चाहिए। यही तो अल्कोहल को ईथर बनाने के लिए मेरी बेसिक नीड है भाई। ये होता है ROH आपका अल्कोहल, और ईथर बनाने के लिए मुझे इस H को हटा के दूसरा R चिपकाना है, बस यही एक बेसिक नीड है। तो एक काम करो, एक अल्कोहल का सोडियम सॉल्ट ले लो, एक एल्काइल हैलाइड ले लो, तो यहाँ से N हटेगा, यहाँ से X हटेगा, NX अपना सॉल्ट बना के निकल जाएंगे और दूसरा वाला R इसके ऊपर आके चिपक जाएगा। सिंपल, इसी को बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, कि एक अल्कोहल का सॉल्ट ले लो, एक एल्काइल हैलाइड ले लो, दोनों से बना दो ईथर, दैट इज नोन एज विलियमसन सिंथेसिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू नीड टू नो। ठीक है, ये ईथर बनाने के काम आता है, ये SN2 मैकेनिज्म से होता है। ठीक है, और इसमें जनरली सेकेंडरी और टर्शरी एल्काइल हैलाइड ज्यादा स्टेबल होते हैं। सीधी सी बात है, जब आपका हैलोजन निकलेगा तो यहाँ पे बनेगा कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो उतने आसानी से विलियमसन सिंथेसिस में ईथर बनाएगा। ठीक है, अच्छा अच्छा, अब आगे बात करते हैं। अगर आप प्राइमरी एल्काइल हैलाइड ले लोगे, एल्काइल हैलाइड प्राइमरी होना चाहिए सेकेंडरी होना चाहिए, कैसे आगे बात करते हैं, चलो पहले कुछ स्टेटमेंट सुनते हैं फिर आगे की बात करेंगे। अगर आपने एल्काइल हैलाइड प्राइमरी लिया तभी ये अच्छा है। अगर आपने एल्काइल हैलाइड आपने टर्शरी या सेकेंडरी ले लिया, फॉर एन एग्जांपल यहाँ से एक R ग्रुप है, यहाँ से एक, चलो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें इसमें एल्काइल हैलाइड हमेशा प्राइमरी होना चाहिए, और जो आपका अल्कोहल है वो हमेशा सेकेंडरी टर्शरी होना चाहिए। अगर आपने एल्काइल हैलाइड ही सेकेंडरी या टर्शरी ले लिया तो एलिमिनेशन हो जाएगा, उससे आप एल्काइल हैलाइड बना ही नहीं पाएंगे। क्या मैम कुछ भी समझ नहीं आया, एकदम दिमाग के ऊपर से चला गया? ओके कोई बात नहीं, जरा ध्यान से समझते हैं कि मैकेनिज्म क्या है इसका। ये क्या कह रहा है? ये हमसे कह रहा है कि मैं एक RX लेके चला हूं और एक RONA लेके चला हूं जिससे मुझे बनाना है ROR। ठीक है, ये कह रहा है कि ये हमेशा प्राइमरी होना चाहिए। अगर आपने इसको क्या किया, सेकेंडरी या टर्शरी ले लिया, सेकेंडरी का मतलब ये हो गया कि ये R इधर एक CH3 से जुड़ा हुआ है, इधर एक CH3 से जुड़ा हुआ है और ये X है, या फिर इधर एक CH3, इधर एक CH3 और इधर एक CH3 है और ये X है। तो आपको पता होगा कि कभी भी अगर अगर सेकेंडरी या टर्शरी एल्काइल हैलाइड बनता है तो वो आसानी से डबल बॉन्ड एल्कीन बनाएगा ना। कैसे एल्कीन बनाएगा? यहां से एक X निकालेगा, यहां से एक हाइड्रोजन निकालेगा, HX निकल गया, और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड बनाएगा, मतलब ये डिहाइड्रेट कर जाएगा। इसलिए ये लोग नहीं चाहते हैं कि आप कभी भी सेकेंडरी या टर्शरी लो। भैया टर्शरी लोगे तो वैसे बहुत स्टेबल कार्बोकैटायन है, वो किसी और को अटैक ही क्यों करने देगा? वो कहेगा ऐसा है, हमको किसी की जरूरत नहीं है, हम खुद का एक हाइड्रोजन निकालेंगे, डबल बॉन्ड बनाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे, हम बढ़िया स्टेबल कार्बोकैटायन है।
सेम वही काम यहाँ पे भी होगा। CH3 है, R है, ऊपर एक डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे ये X के साथ निकल जाएगा HX। तो जहां पे भी डिहाइड्रेशन के चांसेस हैं, यानी टर्शरी वाला अल्कोहल, टर्शरी आपका अल्काइल हैलाइड सबसे पहले होता था, देन सेकेंडरी होता था, देन प्राइमरी होता था, वैसे ही यहाँ पे एलिमिनेशन के चांसेस हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? डिहाइड्रेशन जो है, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होता है ना, अल्कोहल डिहाइड्रेशन कैसे होता है? एक H जाता है, Na जाता है, तब तो आपका बनता है। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे होता क्या था, आपका RH था प्लस आपका यहाँ पे अल्कोहल था RONA। ठीक है, जब विलियमसन सिंथेसिस होता था तो क्या होता था, जिस ऑर्डर में अल्कोहल डिहाइड्रेट करता था उस ऑर्डर में ईस्टर बनता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? दैट इज द बेसिक रीजन। तो आपको ध्यान में रखना है, एल्काइल हैलाइड हमेशा प्राइमरी होना चाहिए। अगर ये प्राइमरी नहीं होगा तो हमेशा एल्कीन मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा, ईथर बन ही नहीं पाएगा। दैट इज द मेजर फॉर्म दैट यू नीड टू नो। ठीक है, एल्काइल हैलाइड शुड बी ऑलवेज ऑलवेज प्राइमरी, है ना? क्यों? क्योंकि एल्काइल हैलाइड को ही जाके इसके ऊपर रिएक्शन करना है। तो अगर तुम इसको बड़ा सा ग्रुप ले लोगे तो वो ऊपर जाके रिएक्शन कर ही नहीं पाएगा। भाई सीधी सी बात, मुझे एक बात बताओ, ये अल्कोहल अपनी जगह पे रुका रहेगा, इसके ऊपर एल्काइल हैलाइड जाके रिएक्शन करता है, तो मुझे एक बात बताओ, ये जितना बड़ा होगा, सेकेंडरी या टर्शरी होगा, वो रिएक्शन करने जाएगा ही नहीं। वो बोलेगा हम एलिमिनेट कर लेंगे, हम उतनी दूर दौड़ नहीं पाएंगे। जैसे भोंदू से बच्चे नहीं होते, बहुत मोटे बहुत तगड़े, देखने में आपको लगेगा कितना अच्छा है, एकदम ताकतवर बच्चा है, लेकिन अंदर उसकी एनर्जी है ही नहीं कि वो किसी को जाके रिएक्ट कर पाए। तो इसीलिए जितने भी सेकेंडरी या टर्शरी होते हैं वो स्टेबल कार्बोकैटायन बना के वहीं पे एल्कीन बना लेंगे, वो ईथर नहीं बनाने जाएंगे। ठीक है, ये जितना छोटा होगा, जितना चुलबुला होगा, वो उतनी आसानी से जाके अल्कोहल के पीछे रिएक्ट करवा पाएगा। एंड दैट इज द रीजन कि क्यों हमने ये बात लिखी है कि अल्कोहल सबसे आसानी से कौन सा आएंगे, प्राइमरी वाले के ऊपर भीड़ भाड़ कम है तो सबसे आसानी से रिएक्शन होगा, तब सेकेंडरी वाले के ऊपर, तब टर्शियरी। मतलब पूरा कंसेप्ट ये है कि दोनों जगह जितनी भीड़ भाड़ कम होगी उतना रिएक्शन बढ़िया होगा। सिंपल। ठीक है, अब आगे बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टीज में पोलर है। पोलर क्यों है बेटा इधर? क्योंकि यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, बेंड है ना यहाँ के स्ट्रक्चर में, तो ये जैसे इसका डायपोल मोमेंट इधर जा रहा है, इसका डायपोल मोमेंट इधर जा रहा है, तो प्रॉपर 100% कैंसिलेशन नहीं हो पाता है, इसलिए ये पोलर है। बॉइलिंग पॉइंट इनका अल्कोहल से थोड़ा कम रहता है। क्यों? सीधी सी बात है, अल्कोहल में OH होता था तो बड़ा आसानी से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता था दूसरे के साथ। यहाँ पे इतना जगह ही नहीं है, दोनों साइड से बड़े बड़े R ग्रुप लगे हुए हैं, तो वो उतना अच्छा आपका नहीं बना पाएगा। पानी में सोलेबल, थोड़ा बहुत सोलेबल है, लेकिन जैसे जैसे इसका एल्काइल ग्रुप बड़ा हो जाएगा R वाला, उतनी सोलेबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें भी क्या है, क्लीवेज जब RO बॉन्ड का हो तो क्या बनेगा, एक अल्कोहल बन जाएगा, एक एल्काइल हैलाइड बन जाएगा। अरे यही विलियमसन सिंथेसिस का उल्टा हो जाएगा। तुम क्या कर रहे थे विलियमसन सिंथेसिस में, एल्काइल हैलाइड लेके चल रहे थे, अल्कोहल के ऊपर रिएक्शन करवा रहे थे, अल्कोहल के प्रोडक्ट से ईथर बना रहे थे। वही चीज यहाँ पे हो रही है। ईथर को अगर तुम किसी भी हैलोजन कंपाउंड के साथ कराओगे तो टूट जाएगा, एक अल्कोहल बना लेगा और एक आपका क्या बना लेगा, एल्काइल हैलाइड बना लेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब इसमें अल्काइल हैलाइड HI सबसे आसानी से एक्ट करेगा, फिर HBr, फिर HCl। ये हम लोग पहले चैप्टर में भी कर चुके हैं कि हाइड्रोजन और आयोडीन के साइज में बहुत डिफरेंस होता है, तो आयोडीन सबसे आसानी से बॉन्ड तोड़ के और दूसरे पे चिपकना चाहता है। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि H एक से चिपकेगा, एक से X चिपकेगा, तो मुझे बताओ कौन से R से X चिपकेगा, कौन से R से X चिपकेगा, R चिपकेगा। ये आपको बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। जैसे यहाँ पे देख लो, ROR ये भी है, R-OR अभी भी ईथर है, एक तरफ बेंजीन रिंग, दूसरी तरफ R ग्रुप। तो अब मुझे बताओ, तुम कैसे डिसाइड करोगे कि किस पे हाइड्रोजन चिपकेगा, किस पे आयोडाइड चिपकेगा? अगर मान लो सिंपल ऐसे होता CH3OCH3, तो सिंपल है, किसी जगह पे H चिपका दो तब भी सेम कंपाउंड बनेगा, R चिपका दो तब भी सेम कंपाउंड बनेगा, या OH चिपकाओगे तब भी सेम कंपाउंड बनेगा। नाम तो दोनों का सेम ही आएगा। दिक्कत तब आती है जब दोनों R डिफरेंट होते हैं, एक दूसरा होता है, एक दूसरा होता है, तो कहाँ पे I चिपकाएं, कहाँ पे आपका H चिपकाएं, ये बड़ी दिक्कत की बात है। अब इसी दिक्कत को सॉल्व करने के लिए एक रूल अप्लाई करते हैं। क्या है ये रूल, जरा ध्यान से देखते हैं। अगर कभी भी मिक्स्ड ईथर है, मिक्स्ड ईथर का मतलब ऐसा ईथर जहां पे एक R ग्रुप दूसरा हो और दूसरा R ग्रुप दूसरा हो, मिक्स्ड ईथर का यही मतलब होता है कि एक R ग्रुप दूसरा है, दूसरा R ग्रुप दूसरा है। तो जो प्राइमरी और सेकेंडरी R ग्रुप प्रेजेंट होते हैं ना, जब प्राइमरी और सेकेंडरी R ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो छोटे वाले R पे हमेशा अल्काइल हैलाइड रिएक्शन कराओ। वही चीज जो मैंने विलियमसन सिंथेसिस में पढ़ाई कि अल्काइल हैलाइड हमेशा बड़ा ऐसा कंपाउंड है कि मुझे सबसे छोटे से रिएक्ट कराओ ताकि मुझे ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो ये जाके छोटे वाले R के साथ रिएक्ट कर लेगा। तो स्मॉलर R, इन दोनों R में से जो भी छोटा R होगा वो बनाएगा अल्काइल हैलाइड, और बड़ा वाला R हमेशा हाइड्रोजन के साथ चला जाएगा।
OH के साथ, सॉरी, OH के साथ चला जाएगा। एग्जाम्पल, जैसे ये एसिमेट्रिकल मिक्स्ड ईथर है जहां पे एक साइड मिथाइल है दूसरे साइड इथाइल है। जब मैं उसको HI के साथ रिएक्ट कराऊंगी तो आयोडाइड क्या बोलेगा, हमको ज्यादा चलना नहीं है। जैसे विलियमसन सिंथेसिस में बोल रहा था हैलाइड कि हमको सबसे ऐसा दो किनारे वाला स्टेबल प्रोडक्ट, वैसे ही आयोडाइड कहेगा ऐसा है, इन दोनों में से, दोनों चेन में से छोटा कौन है, मिथाइल वाला, तो कहेगा हम मिथाइल वाले के साथ बनाएंगे आयोडाइड, बाकी तुम अपना O के साथ चिपक के हाइड्रोजन बना लेना। ठीक है, तो आयोडाइड हमेशा सबसे छोटे वाले से सबसे आसानी से रिएक्ट करने वाले से जाके चिपक जाएगा। अगर अगर ऐसा हो कि R ग्रुप टर्शरी हो, मतलब एक तरफ टर्शरी कार्बन है दूसरी तरफ प्राइमरी है, तो फिर से आयोडाइड क्या कहेगा, ऐसा है, अब मुझे थोड़ा लालच आ रहा है। क्यों लालच आ रहा है, टर्शरी कार्बन स्टेबल कार्बोकैटायन और मैं हूं आयोडाइड नेगेटिव वाला, तो हम दोनों की जोड़ी ज्यादा बेटर जमेगी। एक काम करो, तुम अल्कोहल बना लो छोटा वाला। तो यहाँ पे हमेशा डोमिनेंस जो होती है हैलाइड में, वो हैलाइड आयन की होती है। अगर प्राइमरी सेकेंडरी है तो वो कहेगा भीड़ भाड़ कम, मुझे छोटा वाला दे दो। लेकिन अगर टर्शरी आ गया तो वो कहेगा ऐसा है, हटो, मैं स्टेबल कार्बोकैटायन बनाऊंगा और मैं बनाऊंगा आयोडाइड। ठीक है, तो ये चीजें कुछ आपको ध्यान में देनी है। दो एग्जाम्पल के फॉर्म में मैंने आपको समझा रखा है जो आपको ध्यान देना है। अब जैसे मान लो तीसरा एग्जाम्पल है, यहाँ पे अगर आप, तीसरा रिएक्शन क्या है ईथर का, या आपका एक तरफ बेंजीन रिंग है दूसरी तरफ मिथाइल ग्रुप है, तो जब आप इसको क्या करोगे, इसको एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो फिर से इसमें से क्या निकलेगा, NO2 निकलेगा। तो ये आपका फिर से क्या करेगा, ऑर्थो पे चिपकाएगा, पैरा पे चिपकाएगा, पैरा वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा क्योंकि ज्यादा आसानी से उसमें सिमेट्री आ रही है। ठीक है, तो ईथर से रिलेटेड चीजें हमने पढ़ा दी। अब हम चाहते हैं कि आप इन चीजों को रिवाइज करो, लेकिन लेट्स हैव अ कंसेप्ट रिकैप कि हमें कितने क्वेश्चन समझ में आए हैं। ठीक है, जैसा आप लोग रिक्वेस्ट करोगे इन दी कमेंट सेक्शन, उस चीज को दोबारा भी समझाया जा सकता है, तीसरी बार भी समझाया जा सकता है, क्वेश्चंस भी करवाए जा सकते हैं सारे नीट के PYQs। द प्रॉब्लम इज दैट यू हैव टू कनेक्ट विद अस whether in the comment section or in the telegram group or on the Instagram itself। ठीक है, ओके, यहाँ पे आते हैं बेंजीन रिंग पे ओलियम का रिएक्शन कराते हैं। अब बच्चे पूछेंगे मैम ये ओलियम क्या है, ओलियम कुछ नहीं है बेटा, वही H2SO4 जिससे कि क्या निकलता है, यहाँ पे आके चिपक जाएगा SO3H। ठीक है, ओलियम का मतलब यही होता है, H2SO4 का डाइल्यूटेड फॉर्म एसिड जो होता है उसको ओलियम बोलते हैं। और SO3H में हमें पता है कि NOH को करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, फाइनली अल्कोहलिक मीडियम में फिनॉल बनेगा। तो यह आंसर हो जाएगा इसका बी। अब तुम देख रहे हो, ये देखते ही तुमको आधे लोगों का तो दिमाग चकरा जाएगा, कहेंगे ओलियम हमको पता नहीं है। फिर देखेंगे NaOH OH लिखा जा रहा है, बेंजीन रिंग है, तो क्या चिपकाएं क्या चिपकाएं। अरे भैया NaOH लिखा है, इसका मतलब OH तो आना ही आना है। इसमें से कौन सा है कि जिसमें OH आ रहा है, एक इकलौता बचता है फिनॉल। भाई एलीन में तो OH आता ही नहीं है, NH2 ग्रुप आ जाता है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, CHO आ जाएगा, ये सल्फोनिक एसिड है, SO3H आ जाएगा। तो भैया ये वाला तो पहले ही बन चुका ना ओलियम के बाद, तो OH कहाँ चिपका पाओगे, सिर्फ फिनॉल में, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये ट्रिक देख लो जरा तुम, मुझे भले ये कुछ नहीं पता है लेकिन फिर भी मैं ऑप्शन बी मार्क करके आऊंगी। क्यों, सीधी सी बात है यार, NaOH है, क्या देगा, OH देगा, OH देगा तो बेंजीन रिंग के ऊपर OH आना ही आना चाहिए। इसमें से कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसमें बेंजीन रिंग के ऊपर सिंपल OH हो, तो हमारा एक फिनॉल ही बचता है। ठीक है, आगे, इसमें से कौन सा सबसे आसानी से इलेक्ट्रोफाइल के थ्रू एक्ट होगा। अब ये भी बड़ा क्वेश्चन अच्छा इंटरेस्टिंग सा है, सब में इन्होंने पता नहीं क्या गोला गोला बना दिया, हमें क्या पता। बच्चे कहेंगे जय माता दी, इसमें से किस पे आ जाएगा सबसे बढ़िया। अब मेरी बात सुनो, इलेक्ट्रोफाइल को एक्ट करना है मतलब पॉजिटिव चार्ज को एक्ट करना है। पॉजिटिव चार्ज को अगर एक्ट करना है इसका मतलब बेंजीन रिंग क्या होनी चाहिए, न्यूक्लियोफाइल होनी चाहिए, तभी तो भाई इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज होता है, बेंजीन रिंग हमारा न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, तभी तो उतनी आसानी से रिएक्शन हो पाएगा। ये तो सिंपल बेंजीन है, भर भर के इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये अपने ऊपर इतने आसानी से किसी को इलेक्ट्रॉन जिसके पास ना हो उसको एक्ट करने नहीं देगी। सॉरी। उसके बाद दूसरा ये देखो, क्लोराइड वाला, ये कहेगा ऐसा है, हम तो हैलोजन है भैया, हमारा नेचर ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, हम बेंजीन रिंग से लेने के लिए बैठे हैं, देने के लिए नहीं। ये क्या करेगा, ये भर भर के इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ओ सबसे ज्यादा देगा। ओ सबसे ज्यादा क्यों देगा, क्योंकि इसके पास दो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना बेटा, दो इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ये बहुत बढ़िया रेजोनेंस भी शो करेगा। इसी वजह से आंसर विल बी सी, कि सबसे बढ़िया न्यूक्लियोफाइल इसमें सी होगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, हैलोजन ज्यादातर खींचते हैं। ठीक है, आगे। अच्छा, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, ये जिसने कर दिया वो एम्स लेवल के क्वेश्चन लगा रहा है, और ये वाला आपको मैं होमवर्क दूंगी हिंट देने के बाद। ठीक है, होमवर्क क्या, स्कूल की टीचर नहीं हूँ कि होमवर्क दूंगी, मतलब आपको सोचना है बेसिकली। ये हमसे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला है C2H6O, मतलब ये इस फॉर्मूले को फिट कर रहा है ना, CnH2n+2O, इसको फिट कर रहा है। इसके दो आइसोमर्स हैं, एक है X एक है Y। जब मैं रिएक्शन करवा रही हूं तो X वाला जो है वो एल्काइल आयोडाइड दे रहा है एंड वाटर दे रहा है। क्या क्या बन रहा है, एल्काइल आयोडाइड
एल्काइल आयोडाइड, जरा हिंट से चलते हैं। ये मुझे दे रहा है एल्काइल आयोडाइड प्लस वाटर दे रहा है। अगर मैं इसको किसके साथ रिएक्ट करा रही हूँ, एक्स वाले को HI के साथ, और जो कंपाउंड Y है अगर मैं इसको HI के साथ करवा रही हूं तो ये मुझे क्या दे रहा है, एल्काइल आयोडाइड विद अल्कोहल। ओके, पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बच्चे डरना नहीं, इस क्वेश्चन को देख के बेहोश नहीं होना है। अब मेरी ट्रिक सुनो तुम। पहली बात तो हमें ये समझ में आ गया कि ये एक जनरल फॉर्मूले को फिट कर रहा है जिसका है CnH2n+2O। अब मुझे पता है इसमें दो आइसोमर हो सकते हैं, एक तो अल्कोहल हो सकता है और एक ईथर हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, हाँ बिल्कुल बढ़िया हो सकता है। ठीक है, ये हमसे कह रहा है कि जो पहला एक्स वाला है वो HI के साथ एक हैलाइड दे रहा है और पानी दे रहा है। हमें अच्छी तरह पता है कि ये पॉसिबिलिटी तो सिर्फ अल्कोहल के साथ है, तो एक्स वाला पक्का आपका क्या है, अल्कोहल है, और वाई वाला क्या है, ईथर है। इसलिए ईथर है क्योंकि हमने अभी पढ़ा था विलियमसन सिंथेसिस में, जब हम उसको, या विलियमसन सिंथेसिस के बाद की रिएक्शन हमने अभी पढ़ी थी ना, जरा ध्यान देना, ये वाली रिएक्शन कि हम किसी भी ईथर को HI के साथ करते हैं तो एक अल्कोहल मिलता है, एक हैलोजन हैलाइड मिलता है। ठीक है, एल्काइल हैलाइड मिलता है। सेम वही चीज वाई वाले में बता रहा है कि वाई वाला जो है वो एक हैलोजन दे रहा, हैलाइड दे रहा है और एक अल्कोहल दे रहा है, वाई वाला ईथर है। अब देखो, एक्स इसमें से अल्कोहल है, वाई वाला ईथर है। ठीक है, एल्काइल आयोडाइड, एल्काइल हैलाइड, और दो ही कार्बन है इसमें, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, दो ही कार्बन है। तो आपका ऑप्शन पहला वाला गलत, क्योंकि पहले वाले में इन्होंने ए को ईथर दिखा दिया, गलत बात। ये भी गलत, ए तो ईथर हो ही नहीं सकता। सी में ईथर है, डी में ईथर है। अरे भैया, दो कार्बन का हमको चाहिए अल्कोहल, तो सी वाला आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे दो कार्बन है। नाउ यू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से ट्रिक्स लगाते हैं, और ये फिट भी बैठ रहा है कि एक्स वाला अल्कोहल है, वाई वाला ईथर है, और दोनों में दो दो कार्बन भी हैं, और दोनों के फॉर्मूला CnH2n+2O को सेटिस्फाई भी कर रहे हैं। ये होता है ट्रिक लगाने की एबिलिटी, कि किस तरीके से आप इस उल जलूल सवाल को भी ट्रिक लगा के आसानी से सॉल्व कर सकते हो। एंड आई विल मेक श्योर कि टिल योर नीट एग्जाम आई एम गिविंग यू दैट मच ट्रिक्स, ताकि जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, वो आपके गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब बातें तो हम लोग बहुत बड़ी बड़ी कर सकते हैं कि पूरा सिलेबस खत्म कर लेंगे तो 650 प्लस आ जाएंगे, बट ऐसा होता नहीं है बच्चा। 650 प्लस के लिए सिर्फ सिलेबस खत्म करना नहीं, उसके साथ एडिक्वेट रिवीजन चाहिए होते हैं, एडिक्वेट ट्रिक्स चाहिए होते हैं, ताकि बहुत सारे बच्चे देश के ये क्वेश्चन छोड़ के चले आएंगे। लेकिन मैंने तैयारी ऐसी की थी कि मैं इसको छोड़ के नहीं आने वाली, मुझे पता है कि कैसे क्या करना है, 2 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, मुझे बाकी के पचड़े में पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू नीड टू नो। और पढ़ाई भी हम अपने तरीके से आपको करवा रहे हैं, जिस तरीके से मैंने खुद पढ़ा था। फाइन, अब नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भैया ये अल्कोहल है, ये अल्कोहल है, ठीक है, और ये कैसा अल्कोहल है, ये आपका टर्शरी अल्कोहल है ना। यहाँ पे देखो ये टर्शरी है क्योंकि इस कार्बन के ऊपर 3 कार्बन लगे हुए हैं, और नहीं, ये एक्चुअली आपका प्राइमरी ही अल्कोहल है, क्योंकि यहाँ पे जहां अल्कोहल लगा हुआ है वो अपने से सिर्फ 2 कार्बन से अटैच्ड है। तो ये कह रहा है कि जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है इतने टेम्परेचर पे, तो X क्या बनेगा। सीधी सी बात है, यहाँ पे होगा डिहाइड्रेशन, तभी डबल बॉन्ड आ रहा है। अब मैंने आपको क्या बताया था, जितना स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा उतनी जल्दी डिहाइड्रेशन होता है अल्कोहल्स का, जितना स्टेबल कार्बोकैटायन उतनी जल्दी डिहाइड्रेशन। तो यहाँ पे आपको मार्कोनिकॉफ रूल लगा के स्टेबल कार्बोकैटायन बनाना है और उसको डिहाइड्रेशन का प्रोडक्ट बताना है। दैट विल बी टू इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, अब ये मैंने जो आपको ट्रिक्स बताई हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने की, बहुत लोगों को लगेगा कि मैम पता नहीं आपने क्या ही बताया, एक बार जरा ध्यान से समझना, तुम्हें सारी चीजें समझ में आएंगी। स्टे कनेक्टेड, अगर इससे किसी भी बच्चे का भला होता है, मैं कहती हूँ एक आध बच्चे भी भला करके अगर अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते हैं, तो आई विल बी वेरी हैप्पी एंड वेरी ग्लैड विद यू पीपल। सो स्टे मोटिवेटेड, स्टे ट्यून्ड, पांडा मोड में नहीं जाना है, साथ में पढ़ाई करते रहना है, एंड लुक यू इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन और द नेक्स्ट लेक्चर। सी यू सून।